इन वस्तुओं के गुण देखकर स्वयं शी फैंग भी बहुत हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसने किसी खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु के गुण देखे थे। अपने पिछले जीवन में खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तुओं के गुण उनके संबंधित स्वामियों द्वारा गुप्त रखे जाते थे, इसलिए अन्य लोग केवल वास्तविक गुणों का अनुमान ही लगा सकते थे। उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय ड्रैगन की सांस इतनी शक्तिशाली होगी। ये गुणों की एक निश्चित मात्रा बढ़ाने के बजाय उपयोगकर्ता के गुणों में प्रतिशत आधारित वृद्धि करती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन शक्तिशाली खिलाड़ियों के पास लेजेंडरी रैंक की वस्तुएं थीं, वे दावा करते थे कि केवल एक शक्तिशाली खिलाड़ी ही ऐसी वस्तुओं की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी कमजोर खिलाड़ी को भी ऐसी वस्तु मिल जाए तो भी उसे कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। अगर शी फैंग को अभी हेवनली ड्रैगन ब्रेथ का इक्विपमेंट मिल जाता तो अपनी मौजूदा एट्रीब्यूट्स के साथ वह आसानी से लेवल 20 के किसी एलीट खिलाड़ी को मार सकता था। दुर्भाग्य से इक्विपमेंट के लिए 200 स्ट्रेंथ, 200 एजिलिटी और 120 इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए शी फैंग केवल असहाय होकर इसे देखता रह गया। अभी उसकी स्ट्रेंथ केवल 111 पॉइंट्स थी, एजिलिटी सिर्फ 123 पॉइंट्स और इंटेलिजेंस मात्र 50 पॉइंट्स थी। वह अभी भी आवश्यक एट्रीब्यूट से बहुत दूर था। अपने जादुई हथियार के बल पर उसे हर लेवल अप पर अन्य खिलाड़ियों की तुलना में 2 अतिरिक्त फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे। फिर भी अगर वह हेवनली ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे कम से कम लेवल 20 का होना और लेवल 20 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट का पूरा सेट होना जरूरी था। ब्लैकी, देखो क्या तुम मेविस गार्ड और रिंग ऑफ ग्लोरी को पहन सकते हो। शी फैंग ने ब्लैकी को वे दोनों उपकरण सौंप दिए। शी फैंग ने इन 2 उपकरणों को चुनते समय काफी सोच विचार किया था। वह हमेशा दल के सभी सदस्यों को साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसे अभी भी कई काम निपटाने थे। हालांकि अगर वह अपने दल को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था तो दल को नेतृत्व करने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस बीच एपिक वेपन से जुड़ा मामला बेहद अहम था। जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता था वह ब्लैकी था, इसलिए वह मेविस गार्ड और रिंग ऑफ ग्लोरी दोनों को ब्लैकी को सौंपने में निश्चिंत था। इन दोनों उपकरणों से होने वाले सुधार के साथ ब्लैकी की क्षति क्षमता शायद उसकी अपनी क्षमता से भी ज्यादा हो सकती थी। आखिरकार उसका मैजिक वेपन अभी केवल डार्क गोल्ड वेपन के बराबर था। एपिक वेपन के बराबर होने में अभी काफी समय था। इसके अलावा ब्लैकी एक मैच क्लास का था और ब्लैकी की ग्राइंडिंग स्पीड मूल रूप से उसकी तुलना में तेज थी। साथ ही मेविस गार्ड द्वारा प्रदान किए गए कौशल बेहद शक्तिशाली थे। ब्लैकी के लिए पार्टी को लेवल अप करना उसकी तुलना में कहीं ज्यादा आसान होता। ठीक है, फिर पहले तो ब्लैकी हिचकिचाया। उसे लगा कि उसमें इस महाकाव्य हथियार को चलाने की जरा भी योग्यता नहीं है। लेकिन शी फैंग के गंभीर रवैये और भरोसे को देखकर उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि 80 इंटेलिजेंस की आवश्यकता बहुत अधिक थी। ब्लैकी पहले से ही लेवल 11 पर था। उसके चरित्र के गुण बहुत बढ़ गए थे। उसके पास कुछ गुप्त चांदी के उपकरण भी थे। लेवल अप करने से प्राप्त सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को इंटेलिजेंस में जोड़ने के बाद वह मुश्किल से ही स्टाफ की आवश्यकता को पूरा कर पाया और मेविस गार्ड को लेस करने में सफल रहा। इस समय मेविस गार्ड एक लेवल 11 एपिक रैंक का स्टाफ था। इस स्टाफ ने कई गुणों को बढ़ाया। इसमें एक अतिरिक्त क्रिटिकल एट्रीब्यूट भी था जो जादुई हमलों के क्रिटिकल हिट होने की 20% संभावना देता था। यह ब्लैकी के मूल लक्ष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मेविस के गार्ड ने उपकरण के लिए आवश्यक स्तर को भी 5 स्तर कम कर दिया। ब्लैकी द्वारा रिंग ऑफ ग्लोरी और पहले से प्राप्त लेवल 15 के जादूगर वर्ग के रहस्यमय लोहे के उपकरण और कांस्य उपकरण पहनने के बाद उसका पूर्ण रूप से कायाकल्प हो गया। अब वह दूसरों पर एक हल्का सा दबाव महसूस कराता था। ये सच नहीं है ना? मेरी बुद्धिमत्ता 186 अंक तक पहुंच गई है। ब्लैकी ने अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए कहा। पहले की तुलना में उसकी 186 बुद्धिमत्ता दोगुनी से भी अधिक थी, साथ ही उसके जादुई क्षति में भी वृद्धि हुई थी। उसके समग्र गुण वर्तमान में सबसे शक्तिशाली जादूगर वर्ग से कम 2 गुने अधिक थे। वह संभवतः एक ही वार में अच्छी तरह से सुसज्जित लेवल 10 एमटी को नष्ट कर सकता था। अत्यंत शक्तिशाली। लोनली स्नो ने ब्लैकी की शानदार क्षमताओं को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। फिर भी उससे ब्लैकी से ईर्ष्या नहीं हुई। आखिरकार ये स्वाभाविक ही था क्योंकि वह अभी हाल ही में जीरो विंग वर्कशॉप में शामिल हुआ था। उसे लेवल बढ़ाने में जो मदद मिली और सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट की मात्रा ही अकल्पनीय थी। एपिक रैंक की वस्तु जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त करने की तो बात ही अलग है। दूसरी ओर अगर उसे अभी इस्तेमाल करने लायक एपिक रैंक की वस्तु मिल जाए तो ये बेहद अजीब होगा।
इसके अलावा जब लोनली स्नो ने शी फैंग की बेफिक्री भरी प्रतिक्रिया देखी जब उसने ब्लैकी को एपिक रैंक की वस्तु दी, तो उसे पता चल गया कि जब तक वह जीरोविन वर्कशॉप में अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे भी अपनी खुद की एपिक रैंक की वस्तु मिल जाएगी। इसलिए उसे ब्लैकी से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक महाकाव्य हथियार उम्मीद के मुताबिक ही भयानक है, शी फैंग ने ब्लैकी के गुणों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सामान्यतः एपिक रैंक की वस्तु का स्तर उसके उपयोगकर्ता के साथ बढ़ता है। ब्लैकी जब 60वें स्तर पर पहुंचा तभी वह मेविस प्रोटेक्शन की वास्तविक क्षमता प्रदर्शित कर सका। 11वें स्तर के मेविस गार्ड द्वारा प्रदर्शित क्षमता तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा थी। इसके अलावा शी फैंग को कई ऐसे स्थानों की जानकारी थी जहां एपिक रैंक की वस्तुएं छिपी हुई थीं। हालांकि अभी उनके पास उन्हें प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। उनके पास एक शक्तिशाली टीम भी नहीं थी, इसलिए फिलहाल उनके पास उन एपिक रैंक की वस्तुओं को हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें केवल अपनी कार्यशाला के विकसित होने तक इंतजार करना था, जिसके बाद वे उन्हें प्राप्त करने के लिए निकल पड़ेंगे। भाई फैंग, चलो कुछ ताकतवर राक्षसों को मारते हैं। मैं एक महाकाव्य हथियार की ताकत देखना चाहता हूँ। ब्लैकी ने उत्सुकता से शी फैंग की ओर देखा। ठीक है, तो चलिए कुछ ढूंढते हैं, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस साल उसे अपना पहला एपिक रैंक का आइटम मिला था, उस समय वह भी ब्लैकी की तरह ही उत्साहित था। वह ताकतवर राक्षसों पर अपनी शक्ति आजमाने के लिए बेहद उत्सुक था। बहुत जल्द ही शी फैंग के नेतृत्व में तीनों ने मिलकर एक लेवल 17 रेयर एलीट स्वैम्प लिजार्ड का पता लगा लिया। दलदली छिपकली दुर्लभ विशिष्ट स्तर 17 HP 2 लाख बटा 2 लाख। मैं इसे लुभाकर यहाँ ले आऊंगा। लोनली, जब ये धूसर कोहरा उगलने की कोशिश करे तो इसे रोकने की कोशिश करो और सावधानी बरतो। ब्लैकी, जब तुम इसे चकमा दो तो ध्यान से देखना, इससे दूरी बनाए रखना, शी फैंग ने पार्टी चैट में कहा। दलदली छिपकली साइलेंट स्वैम्प में सबसे चुनौतीपूर्ण दुर्लभ एलीट थी। अगर वह लेवल 12 तक नहीं पहुंचा होता, एबिसल ब्लेड लेवल 10 तक अपग्रेड नहीं हुआ होता और ब्लैकी के पास मेविस का गार्ड नहीं होता, तो वह इस राक्षस से लड़ने का विकल्प ही नहीं चुनता। दलदली छिपकली एक शारीरिक रूप से हमला करने वाली, हाथापाई करने वाली राक्षस थी। हालांकि ये बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती थी। अपने एक पंजे के हमले से यह एक सामान्य लेवल 15 के मॉन्स्टर की आधी से ज्यादा HP कम कर सकती थी। इसके हमलों में एक अतिरिक्त पत्थर में बदलने का प्रभाव भी होता था जो लक्ष्य की गति को धीमा कर देता था। इसके अलावा दलदली छिपकली की गति साइलेंट स्वैम्प में पाए जाने वाले सभी राक्षसों में सबसे तेज थी। यदि कोई सामान्य लेवल 15 की टीम इससे टकराती, तो आमतौर पर पूरी टीम ही खत्म हो जाती। कुछ ही देर बाद शी फैंग ने दलदली छिपकली का चक्कर लगाया। बिना किसी संकोच के उसने बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को सक्रिय किया। फिर उसने पवन ब्लेड का प्रयोग किया, जिससे उसकी तलवारें दलदली छिपकली की पीठ की ओर तेजी से बढ़ीं। दलदली छिपकली के सिर के ऊपर -288 और -224 अंकों के 2 नुकसान दिखाई दिए। 3 सिर वाले नाग दानव से लड़ते समय की तुलना में शी फैंग की क्षति काफी बढ़ गई थी। हालांकि 200,000 HP वाले दलदली छिपकली के लिए ये क्षति नगण्य थी। गुस्से में दहाड़ते हुए दलदली छिपकली ने अपने पंजों से शी फैंग पर वार किया। शी फैंग एक तरफ हट गया और लेवल 7 चॉप से दलदली छिपकली की कमर पर वार किया। दलदली छिपकली के सिर के ऊपर -1058 का नुकसान दिखाई दिया। दलदली छिपकली ने तुरंत दर्द भरी चीख निकाली, उसकी स्टील जैसी पूंछ एक काली छाया में बदल गई और उसने शी फैंग पर हमला कर दिया। शी फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वह हवा में उछला और हमले से बचते हुए दलदली छिपकली से दूरी बना ली। लोनली स्नो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए स्वैम्प लिजार्ड पर चार्ज का इस्तेमाल किया और उसके अगले हमले को रोक दिया। फिर उसने स्वैम्प लिजार्ड की पीठ पर वायलेंट स्ट्राइक से हमला किया, जिससे उसे -28 का नुकसान हुआ। इस क्षति को देखकर लोनली स्नो लगभग खून थूकने ही वाला था। हालांकि वह पूरी तरह से असहाय था। लेवल सेपरेशन की बात छोड़ दे तो स्वैम्प लिजार्ड की शारीरिक रक्षा क्षमता बहुत अधिक थी। इसके अलावा लोनली स्नो केवल लेवल 11 तक पहुंचने और सीक्रेट सिल्वर वेपन का इस्तेमाल करने के कारण ही इतना नुकसान पहुंचा पा रहा था। अन्यथा वह 10 से अधिक नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता। मुझे दिखाओ कि तुम कितने अद्भुत हो, मेविस के रक्षक। ब्लैकी हताशा में इंतजार कर रहा था। उसने मेविस के रक्षक द्वारा सशक्त बनाया गया लेवल 7 का काला तीर चलाया। जब इस कौशल ने दलदली छिपकली के शरीर पर प्रहार किया तो उसके सिर के ऊपर -712 अंकों का नुकसान दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ब्लैकी के हमले ने मेविस के रक्षक पर मौजूद निष्क्रिय कौशल प्रकाश का भाला को सक्रिय कर दिया।
चांदी के रंग के प्रकाश के भाले ने दलदली छिपकली पर एक बार फिर प्रहार किया, जिससे -1354 अंकों का गंभीर नुकसान हुआ। ये नुकसान शी-फैंग के हमलों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके तुरंत बाद ब्लैकी ने ईविल विप का इस्तेमाल किया। 9 मोटी जंजीरों ने दलदली छिपकली को जकड़ लिया। जब दलदली छिपकली ने बड़ी मुश्किल से एक जंजीर से खुद को छुड़ाया, तो उसके सिर के ऊपर -116 अंकों का नुकसान दिखाई दिया। जब तक वह सभी जंजीरों से मुक्त हुई, तब तक ईविल विप ने लगभग -1000 अंकों का नुकसान पहुंचा दिया था। ब्लैकी की बुद्धिमत्ता 100 अंक से अधिक होने के कारण उसने बुद्धिमत्ता के लिए मध्यवर्ती छिपी निष्क्रिय क्षमता त्वरित मंत्रोच्चार को सक्रिय कर दिया। इस निष्क्रिय क्षमता ने मंत्रोच्चार के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर दिया, जिससे ब्लैकी की आक्रमण दर बढ़ गई। परिणामस्वरूप दलदली छिपकली के सिर के ऊपर लगातार सैकड़ों की संख्या में क्षति के हमले तेजी से होने लगे और उसका एचपी नल से बहते पानी की तरह कम होता चला गया। ये तो बहुत शक्तिशाली है। क्या यह एक महाकाव्य हथियार है? इस दृश्य को देखकर लोनली स्नो की बोलती बंद हो गई। ब्लैकी भी इसी तरह अवाक रह गया। शी-फैंग द्वारा दलदली छिपकली को नियंत्रित करने और उसे नुकसान पहुंचाने के अलावा 1 मिनट भी बीतने से पहले ही वह मर गई। उससे कुल 4 वस्तुएं मिली, एक लेवल 15 का रहस्यमय लोहे का उपकरण और 3 दुर्लभ सामग्रियां। चलो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां ढेर सारे राक्षस हों ताकि हम स्टोर्स ऑफ लाइट को छोड़ सकें। ये देखकर कि सामान्य मंत्र भी इतने शक्तिशाली थे, शी-फैंग को छड़ी के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव वाले मंत्र को देखने की बहुत उत्सुकता थी। लेवल 15 का राक्षस क्षेत्र साइलेंट स्वैम्प। नेता, हम किस दिशा में जा रहे हैं? भाई फैंग, क्या अभी अभी दलदली दरियाई घोड़ों का झुंड नहीं था? ब्लैकी और लोनली स्नो इस पूरे समय शी-फैंग के पीछे पीछे चलते रहे और साइलेंट स्वैम्प के भीतर गहराई तक जाते रहे। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि शी-फैंग किस प्रकार के राक्षस पर स्टोर्स ऑफ लाइट का परीक्षण करने का इरादा रखता है। स्टोर्स ऑफ लाइट का कूलडाउन आधा घंटा है। इसे केवल लेवल 15 के सामान्य राक्षसों के समूह पर इस्तेमाल करना सरासर व्यर्थ होगा। अभी हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कहीं अधिक शक्तिशाली और संख्या में अधिक राक्षस हैं, शी-फैंग ने समझाया। यहां तक कि लेवल 17 की दुर्लभ एलीट दलदली छिपकली भी आसानी से मर गई। ये स्पष्ट था कि ब्लैकी का डैमेज कितना बढ़ गया था, साथ ही स्टोर्स ऑफ लाइट जैसी स्किल भी कमाल की थी। ये स्किल संभवतः 2000 एचपी वाले लेवल 15 के दलदली दरियाई घोड़ों को एक ही शॉट में खत्म कर सकती थी। लेकिन यह स्टोर्स ऑफ लाइट की असली ताकत को पूरी तरह से नहीं दिखाता। कौशल की पूरी क्षमता को देखकर ही शी-फैंग सही निर्णय ले सकता था। फिर वह ब्लैकी को दूसरों का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त उच्च स्तरीय राक्षस क्षेत्र में भेज सकता था ताकि वे अपना कौशल बढ़ा सकें। इस तरह चाहे वह मार्शल यूनियन हो या अंडरवर्ल्ड, कोई भी ब्लैकी और दूसरों का पता नहीं लगा सकता था। उन्हें घेरना तो दूर की बात थी। शी-फैंग के नेतृत्व में तीनों जब साइलेंट स्वैम्प के मुख्य क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें एक विशाल प्राकृतिक रूप से निर्मित दलदल दिखाई दिया। चारों ओर लेवल 20 के दलदली गेंडों के कुल 5 समूह थे। बीच बीच में उन्हें कुछ लेवल 20 के कुलीन 2 सींग वाले गेंडे भी दिखाई दिए। इस विशाल दलदल के बीच में एक छोटा सा द्वीप भी था, जिस पर एक विशालकाय आकृति लेटी हुई थी। यह विशालकाय आकृति 2 मंजिला ऊंचा गेंडा था। दूर से तीनों इस विशाल गेंडे की कुछ झलक देख पाए। यह एक राक्षस था जिसका नाम राइनो चीफटेन वन आई था। भाई फैंग, क्या ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं है? इतने सारे लेवल 20 गेंडों को एक साथ इकट्ठा देखकर ब्लैकी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। दलदली गेंडा सामान्य राक्षस स्तर 20 एचपी 3200/3200। 2 सींगों वाला गेंडा कुलीन राक्षस स्तर 20 एचपी 175017 5000। राइनो चीफटेन वन आई स्पेशल एलीट स्तर 20 एचपी 50,000/50,000। सामान्य राक्षसों से तो कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन कुलीन राक्षसों से उलझना बेहद खतरनाक था, और विशेष कुलीन राक्षसों की तो बात ही छोड़िए। भले ही शी-फैंग कितना भी शक्तिशाली और फुर्तीला क्यों न हो, इतने सारे राक्षसों से घिरे होने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। सिर्फ यहीं प्रकाश के तारे अपनी असली शक्ति दिखा सकते हैं। मैं और भी राक्षसों को लुभाने का तरीका सोचूंगा, इसलिए मंत्र का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। शी-फैंग ने अपने आसपास का जायजा लिया और अपने मार्ग की योजना बनाने लगा। नेता, ये बहुत खतरनाक है। अगर हम मर गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, लोनली स्नो ने विरोध किया। यहाँ राक्षसों की संख्या 20-30 नहीं, बल्कि सैकड़ों में थी। उनमें से हर एक राक्षस लेवल 15 के खिलाड़ी को आसानी से कुचल सकता था। एलीट राक्षसों या स्पेशल एलीट राक्षसों की तो बात ही छोड़िए।
इसके अलावा उनके कम लेवल के कारण राक्षसों को उन्हें ढूंढना आसान हो जाता। उन्हें आसानी से घेर लिया जा सकता था और उस समय उनका केवल अंत ही निश्चित था। अगर मैं स्पीड स्क्रॉल एक्टिवेट करूं तो मेरी गति उनसे तेज हो जाएगी, लेकिन जब मैं उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर लूं ब्लैकी, तो तुम्हें मुझ पर गार्जियन ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना होगा, फिर स्टॉर्स ऑफ लाइट का। घबराने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। ब्लैकी के घबराए हुए चेहरे को देखकर शी-फैंग मुस्कुराते हुए बोला। मैं समझ गया। ब्लैकी ने अपने दिल में उठ रही घबराहट को दबाते हुए सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद शी-फैंग ने ब्लैकी और लोनली स्नो को थोड़ी ऊंची जगह पर भेज दिया। शी-फैंग ने खुद स्पीड स्क्रॉल को सक्रिय किया और गेंडों की ओर दौड़ पड़ा। दलदल में छिपे गेंडों ने घुसपैठिए को तुरंत पहचान लिया। आखिरकार शी-फैंग का स्तर बहुत कम था, वह केवल 12वें स्तर पर था और 20वें स्तर से बहुत दूर था। इसके अलावा शी-फैंग ने अपनी हरकतों को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की, जिससे राक्षसों के लिए उसे ढूंढना और भी आसान हो गया। कुछ ही क्षणों में 20 से अधिक गेंडे खड़े हो गए और शी-फैंग की ओर दौड़ पड़े। दलदल ने गति को आधा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी 30% तक कम कर दिया। सौभाग्य से गति में ये कमी गेंडों के खिलाफ भी कारगर साबित हुई। अब जब शी-फैंग ने स्पीड स्क्रॉल का इस्तेमाल कर लिया था, तो उसका पीछा करना नामुमकिन था। शी-फैंग ने पहले से तय किए गए मार्ग का अनुसरण किया और केंद्रीय द्वीप का चक्कर लगाया। उसका इरादा केंद्रीय द्वीप के शीर्ष पर स्थित गेंडे को छोड़कर दलदल में मौजूद सभी गेंडों को लुभाने का था। केंद्रीय द्वीप पर स्थित गेंडे सरदार एक आंख से निपटना बेहद मुश्किल था और अगर किसी दुर्घटना में उसकी जान चली जाती तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए शी-फैंग का उसे लुभाने का कोई इरादा नहीं था। भाई फैंग, लीडर की मूवमेंट तकनीक वाकई कमाल की है। अगर मैं उसकी जगह होता तो वो गेंडे मुझे अब तक मांस का पेस्ट बना चुके होते। ऊंची जगह पर खड़े होकर ब्लैकी और लोनली स्नो ने शी-फैंग को गेंडों के झुंड के हमलों से बचने के लिए तरह तरह की चालें और तरीके अपनाते हुए देखा। उनके माथे से पसीना बह रहा था, जिसे वे खुद भी पोंछने लगे। शी-फैंग द्वारा लुभाए गए गेंडों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। वह अभी आधी दूरी ही दौड़ा था, फिर भी उसने 100 से ज्यादा गेंडों को लुभा लिया था। हर बार जब वह किसी हमले से बचता तो गेंडे खतरनाक तरीके से उसके शरीर के पास से निकल जाते। हालांकि इस दृश्य को बार बार दोहराते हुए देखने के बाद ब्लैकी और लोनली स्नो ने पाया कि शी-फैंग हर बार हमले से सफलतापूर्वक बच जाता था। वह हमेशा आखिरी मिलीसेकंड में हमले से बच निकलता था। वह पूरी तरह से अपनी तकनीक पर निर्भर था और इसमें भाग्य या संयोग का कोई हाथ नहीं था। ब्लैकी और लोनली स्नो दोनों ने इस दृश्य को अपने मन में गहराई से बसा लिया और भविष्य में शी-फैंग से सीखने का संकल्प लिया। शी-फैंग जैसे माहिर के प्रदर्शन से उन्हें इन तकनीकों को धीरे धीरे सीखने में समय नहीं लगाना पड़ेगा। केवल एक पल देखने से ही दोनों को बहुत लाभ हुआ। वे चाहते थे कि काश वे अभी इसी वक्त इन चकमा देने की तकनीकों को आजमा पाते। ठीक उसी समय जब शी-फैंग को लगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, एक विशालकाय 2 सींगों वाला गेंडा अचानक शी-फैंग के सामने प्रकट हुआ और उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि शी-फैंग ने पैरी का इस्तेमाल करके इस हमले को रोका, फिर भी वह बुरी तरह से उड़ गया। बदकिस्मती से वह केंद्रीय द्वीप के किनारे पर जा गिरा, जिससे राइनो चीफेटेन वन आई सतर्क हो गया। किसी इंसान द्वारा अपनी शांति भंग किए जाने का पता चलते ही एक आंख वाला प्राणी अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी खून जैसी लाल आंख से शी-फैंग को घूरा और गुस्से में दहाड़ते हुए अपने अगले खुरों से जमीन को चीर दिया। अचानक उसने अपने लोहे जैसे सींग से शी-फैंग पर हमला कर दिया। अन्य गेंडों की तुलना में इस एक आंख वाले गेंडे सरदार की गति अत्यंत तीव्र थी और दलदल भी इसकी अपार आक्रमण शक्ति को रोक नहीं सकता था। ये राइनो चीफेटेन वन आई का कौशल वायलेंट चार्ज था। यहाँ तक कि लेवल 20 के एमटी भी तुरंत मर जाएंगे यदि वन आई का सींग उनसे टकरा जाए। आओ, ये जानते हुए कि वह बच नहीं पाएगा, शी-फैंग ने डिफेंसिव ब्लेड को सक्रिय किया। फिर उसने चॉप का प्रयोग किया, जिससे एबिसल ब्लेड ने वन आई के सींग पर वार किया। डिफेंसिव ब्लेड के पूर्ण रक्षात्मक प्रभाव के कारण शी-फैंग 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय राइनो चीफेटेन वन आई के सिर के ऊपर -367 अंकों का नुकसान दिखाई दिया। इतना मजबूत बचाव, शी-फैंग थोड़ा हैरान रह गया। हालांकि शी-फैंग का इरादा गेंडे के सरदार वन आई से उलझना जारी रखने का नहीं था। जैसे ही वन आई ने वॉर ट्रैम्पल का इस्तेमाल किया, शी-फैंग ने साइलेंट स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए 30 गज दूर मौजूद एक दलदली गेंडे के पीछे प्रकट होकर वन आई के हमले से सफलतापूर्वक बच निकला। आओ, अपने लक्ष्य को चकमा देते देख वन आई और भी क्रोधित हो गया। उसने तुरंत शी-फैंग पर हमला बोल दिया।
हालांकि इस बार उसने वायलेंट चार्ज का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसकी गति अन्य गेंदों से थोड़ी ही तेज थी। निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद शी फैंग रुका और पार्टी चैट में बोला, ब्लैकी, कौशल का उपयोग करो। हालांकि उनकी योजना में गेंडे के सरदार वनाई को लुभाना शामिल नहीं था, फिर भी योजना को आगे बढ़ाना आवश्यक था। अब उन्हें बस अधिक सतर्क रहना था। इसे मुझ पर छोड़ दो, ब्लैकी लंबे समय से उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। तुरंत ही शी फैन के शरीर पर सुनहरी चमक छा गई। यह मेविस गार्ड के पहले अतिरिक्त कौशल गार्जियन ऑफ लाइट का प्रभाव था। 20 सेकंड के लिए शी फैन सभी जादुई हमलों से सुरक्षित हो गया। साथ ही उसे 80% शारीरिक क्षति में कमी और प्रति सेकंड 5% एचपी रिकवरी का लाभ मिला। इसके बाद शी फैंग ने टियर 2 लाइफ शील्ड को सक्रिय किया, जिससे उसकी अधिकतम एचपी में जबरदस्त वृद्धि हुई। 200 से अधिक गेंडों ने शी फैंग को घेर लिया था। अगर शी फैंग की जगह कोई लेवल 20 का एमटी खड़ा होता तो वह अब तक कुचलकर मर चुका होता। लेकिन शी फैंग डटा रहा। केवल अपनी फुर्ती से ही उसने अपने ऊपर होने वाले 60% से अधिक हमलों को चकमा दे दिया। गार्जियन ऑफ लाइट द्वारा हर सेकंड उसकी 5% एचपी की रिकवरी के अलावा वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लगभग चमकते रहो प्रकाश के सितारों। जब ब्लैकी ने उन सभी राक्षसों को एक साथ इकट्ठा देखा तो उसने मेविस गार्ड की दूसरी क्षमता स्टॉर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया। मंत्र के अंतिम श्लोक का जाप करने के बाद ब्लैकी ने पल भर में अपनी आधी माना शक्ति खो दी। इसके तुरंत बाद ब्लैकी ने अपनी छड़ी आकाश की ओर उठाए। विशाल दलदल के ऊपर मंडराते काले बादल पल भर में छट गए और गायब हो गए। आकाश कांप उठा और अचानक आकाश में एक विशाल सुनहरा जादुई घेरा प्रकट हुआ, जो शांत दलदल के केंद्र पर चमक रहा था। ये है। शी फैंग ने आकाश की ओर देखा और पाया कि यह जादुई घेरा उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि दूसरे स्तर का जादू भी इतना शक्तिशाली नहीं था। इस जादुई घेरे ने सचमुच आकाश को हिला दिया। ये निश्चित रूप से दूसरे स्तर के जादू की क्षमता से परे था। हालांकि शी फैंग को ठीक से पता नहीं था कि स्टॉर्स ऑफ लाइट कितना शक्तिशाली था, लेकिन जब तक इसकी शक्ति टियर 2 मंत्र से अधिक थी, तब तक यह उसका पीछा कर रहे गेंडों से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। कितनी शक्तिशाली जादुई शक्ति! ब्लैकी ने अविश्वास से भरी आंखों से आकाश की ओर, जादुई घेरे में तेजी से एकत्रित हो रहे प्रकाश तत्व की ओर देखा। भगवान के क्षेत्र में खेलना शुरू करने के बाद से उसने इतनी शक्तिशाली जादुई शक्ति कभी नहीं देखी थी। आकाश में बने जादुई घेरे में असीम शक्ति एकत्रित होने लगी, जिससे जमीन पर मौजूद गेंडे घबरा गए। उन्होंने अपने मन के भय को दूर करने के प्रयास में शी फैंग को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप शी फैंग को 1 दर्जन से अधिक दलदली गेंडों के एक साथ हमलों का सामना करना पड़ा। बचने के लिए उसके पास बहुत कम जगह थी। सौभाग्य से उसके पास 80% शारीरिक क्षति निवारण क्षमता थी और वह हर सेकंड अपनी शक्ति का 5% उत्पन्न कर सकता था। आने वाले हमलों से बचने का कोई मौका न देखकर शी फैंग अचानक आकाश में उछला और बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को सक्रिय कर दिया। नीली ज्वाला ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया, जबकि बिजली और आग की शक्ति रसातल तलवार के चारों ओर एकत्रित हो गई। थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन। जैसे ही अगाध तलवार ने प्रहार किया, बिजली और आग ने 5 गज के दायरे में मौजूद सभी राक्षसों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें भस्म कर दिया। राक्षसों के सिर के ऊपर -626 अंकों का नुकसान दिखाई दिया और कुछ गेंडों को भी गंभीर चोट लगी, जिससे उन्हें -1000 से अधिक का नुकसान हुआ। शी फैंग के हमले से घायल हुए सभी गेंडे बेहोश हो गए और 4 सेकंड तक हिलने डुलने में असमर्थ रहे। बेहोश अवस्था में शी फैंग के चारों ओर मौजूद राक्षसों ने एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न कर दिया, जिससे शी फैंग को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। क्या ये शुरू हो रहा है? शी फैंग ने महसूस किया कि आकाश में मौजूद सुनहरे जादुई घेरे ने अपनी जादुई शक्ति एकत्रित कर ली है। इसके बाद वह जादुई घेरा एक टूटते तारे में बदल गया और आकाश से नीचे गिरने लगा। इससे पहले कि टूटता तारा जमीन से टकराता, शी फैंग ने राइनो चीफटेन वनाई पर थंडरिंग फ्लैश का प्रयोग किया। दुर्भाग्यवश बिजली की तीनों लकीरों से वनाई को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। तीनों हमलों से कुल मिलाकर लगभग -900 का ही नुकसान हुआ। हालांकि शी फैंग का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि 20% अतिरिक्त नुकसान बढ़ाने वाले प्रभाव का इस्तेमाल करना था। इससे स्टॉर्स ऑफ लाइट वन आई को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो जाते। अंततः सुनहरा टूटता तारा जमीन पर पहुंचा और गेंडों के झुंड के बीचों बीच आकर रुका। एक धमाका हुआ और एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने विशाल दलदल के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया।
ऊंची जगह से ब्लैकी और लोनली स्नो ने दलदल में मौजूद सभी गेंदों के ऊपर -1000 से अधिक अंकों का नुकसान देखा। कई गेंदों को गंभीर चोटें भी आई, जिससे उन्हें -2000 से अधिक का नुकसान हुआ। इसके अलावा केंद्र के पास मौजूद गेंदों को -3000 से अधिक अंकों का नुकसान हुआ और कुछ को तो -6000 से अधिक अंकों का भयावह नुकसान भी हुआ। लेवल 20 के दलदली गेंदे की एचपी केवल 3200 थी, जबकि एलिट 2 सींग वाले गेंदों की एचपी 17500 थी। यहां तक कि गेंदे के सरदार एक आंख वाले की एचपी भी केवल 50000 थी। -3000 का नुकसान मामूली चोट नहीं थी। आओ, वन आई क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपनी गुस्से भरी निगाहें ब्लैकी की ओर घुमाईं। ये सिर्फ गेंदे सरदार वन आई की बात नहीं थी। बाकी सभी गेंदों ने भी अपना गुस्सा ब्लैकी पर निकाला, क्योंकि ब्लैकी द्वारा पहुंचाया गया नुकसान बहुत ज्यादा था। इस एक हमले में कई दलदली गेंदे तुरंत मारे गए। हालांकि जिस समय ये गेंदे जैसे राक्षस ब्लैकी की ओर गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे, उसी दौरान आकाश में एक दूसरा सुनहरे रंग का टूटता तारा दिखाई दिया। वह भी नीचे की ओर आ रहा था। इस बार उल्कापिंड के प्रभाव से पिछली बार की तुलना में 10% अधिक क्षति हुई। इस हमले में लेवल 20 के सभी दलदली गेंदे मारे गए और केवल उच्च एचपी वाले एलिट और चीफटेन वन आई ही जीवित बचे। लेकिन यह अंत नहीं था। हर गुजरते सेकंड के साथ कुल 15 सेकंड तक एक टूटता तारा आकाश से प्रकट होता और नीचे गिरता। इतना ही नहीं, प्रत्येक टूटता तारा पिछले वाले की तुलना में 10% अधिक क्षति पहुंचाता था। एलिट रैंक के 2 सींग वाले गेंदे 5वें टूटते तारे तक ही टिक पाए और उसके बाद पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस बीच सरदार एक आंख वाला जीवित रहा। ऊंची ढलान पर खड़े ब्लैकी को घूरते हुए उसकी क्रोधित निगाहें घातक हो उठी। सरदार एक आंख वाला तुरंत बेकाबू हो गया। उसकी रक्षा और आक्रमण शक्ति में भारी वृद्धि हुई और वह आगे बढ़ा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शी फैंग ने पवन तलवार का प्रयोग किया और गेंडे के सरदार एक आंख वाले के सामने पहुंच गया। फिर उसने रसातल तलवार से उस पर वार किया। अगाध बंधन 9 गहरी जंजीरें पल भर में वन आई के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वह 1 इंच भी हिल नहीं सका। इसके बाद प्रकाश के तारों की लकीरें दलदल में गिर पड़ीं। शुरुआती -3000 क्षति से बढ़कर अब ये क्षति -7000 से भी अधिक हो गई थी। राइनो चीफटेन वन आई की 50,000 एचपी बहुत तेजी से घटकर 0 हो गई। फिर वह चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में गायब हो गया और अपने पीछे वस्तुओं का ढेर छोड़ गया। प्रकाश के सितारों का अंत होते ही पूरा दलदल सन्नाटे में डूब गया। अंदर मौजूद सभी राक्षस राख में बदल गए थे और अपने पीछे ढेरों वस्तुएं छोड़ गए थे। उसी समय सुनहरी रोशनी ने ब्लैकी और लोनली स्नो दोनों के शरीरों को घेर लिया। पल भर में उनका स्तर 11 से बढ़कर 13 से थोड़ा ऊपर पहुंच गया। शी फैंग भी 13 के 92% तक पहुंच गया था, 14 से बस कुछ ही कदम दूर। यह है। ब्लैकी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी को देखा, फिर दलदल की ओर देखा। वह अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका नहीं जानता था। स्टॉर्स ऑफ लाइट ने न केवल लेवल 20 के एलीट मॉन्स्टर्स को मारा, बल्कि लेवल 20 के स्पेशल एलीट को भी मार गिराया। इसकी अपार शक्ति ब्लैकी की कल्पना से कहीं अधिक थी। पहले उनकी प्रगति की गति बेहद सराहनीय थी, लेकिन अब ये सराहनीय नहीं बल्कि चौंकाने वाली थी। वे महज 10 सेकंड से कुछ अधिक समय में 2 लेवल ऊपर चढ़ गए। इतना ही नहीं, वे लेवल 11 से लेवल 13 पर पहुंचे थे, न कि लेवल 1 से लेवल 3 पर। यहां तक कि माहिर खिलाड़ियों को भी इतनी भारी मात्रा में EXP हासिल करने के लिए 5 या 6 दिन तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि पलक झपकते ही हासिल कर ली। ये तो वाकई बेहद खतरनाक है। अगर इस कौशल का इस्तेमाल टीम युद्ध में किया जाए तो दुश्मन टीम चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें हार माननी ही पड़ेगी। लोनली स्नो बोलते हुए अनजाने में कांप उठा। अब जाकर उन्हें सही मायने में समझ आया कि वे सभी बड़े गिल्ड एपिक रैंक की वस्तु प्राप्त करने के लिए इतने बेताब क्यों थे। भले ही उन्हें अपने अनगिनत सदस्यों का बलिदान देना पड़े, फिर भी वे अपने लोगों की जान की कुर्बानी देकर उन शक्तिशाली राक्षसों को हराने के लिए तैयार थे। जब तक उन्हें कोई एपिक रैंक की वस्तु मिल जाती, चाहे वह लेवल अप करना हो या उच्च स्तरीय उपकरण हासिल करना हो, सब कुछ बहुत आसान हो जाता। ब्लैकी और लोनली स्नो के सामने का मौजूदा दृश्य इसका सटीक उदाहरण था। स्पेशल एलीट की तो बात ही छोड़िए, स्टॉर्स ऑफ लाइट एक चीफटेन रैंक के फील्ड बॉस को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये निश्चित रूप से ऐसा कारनामा नहीं था जिसे गुप्त चांदी के उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित कोई दल हासिल कर सके। किसी कार्यशाला के विकास में एपिक रैंक की वस्तु द्वारा प्रदान की गई सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
ये 100 से अधिक सीक्रेट सिल्वर रैंक की वस्तुओं की उपयोगिता से कहीं अधिक थी। स्टोर्स ऑफ लाइट द्वारा किए गए नरसंहार में शी फैंग के समूह को लेवल 15 से लेवल 20 तक के कांस्य और रहस्यमय लोहे के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले। साथ ही कई प्रकार के रत्न भी प्राप्त हुए। इन सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कम से कम 10 सोने के सिक्कों या उससे अधिक था। आखिरकार यह खत्म हो गया। शी फैंग ने राहत की सांस ली। अगर स्टोर्स ऑफ लाइट न होते तो वह निश्चित रूप से एक बेकाबू लेवल 20 स्पेशल एलिट का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि उसने स्टोर्स ऑफ लाइट की ताकत को खुद परख लिया था। अब वह ब्लैकी और बाकी साथियों को लेवल 22 के मैप क्रिस्टल फॉरेस्ट में भेज सकता था ताकि वे अपना लेवल बढ़ा सकें। क्रिस्टल फॉरेस्ट में रत्न मिलने की दर मूनलाइट फॉरेस्ट से कहीं अधिक थी। इससे न केवल उनका लेवल तेजी से बढ़ सकता था, बल्कि वे ढेर सारा पैसा और बेहद कीमती रत्न व उपकरण भी कमा सकते थे। इसके अलावा उनके दुश्मनों के लिए ब्लैकी और बाकी साथियों का पता लगाना नामुमकिन हो जाता, जिससे एक तीर से 3 निशाने लग जाते। तीनों द्वारा सारा लूटा हुआ सामान समेटने के बाद शी फैंग ने अपने सामान को खाली करने के लिए वापस शहर जाने का इरादा किया। नेता, जिस मामले की जांच करने के लिए आपने मुझे कहा था वह घटित हो चुका है। कई गिल्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हमें भी अब कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए? रेड लीफ टाउन में मौजूद कोला ने अचानक उत्साह से भरे चेहरे के साथ शी फैंग से संपर्क किया। बहुत खूब, एकदम सही समय पर। मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब हमारे जीरो विंड वर्कशॉप को भी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जीरो विंड वर्कशॉप की ताकत दिखाने का समय आ गया है। था कि मरम्मत का खर्च बहुत अधिक था। मरम्मत में लगभग सारा पैसा खर्च हो गया था। प्लेट आर्मर पहनने वाले वर्गों को तो मरम्मत के लिए दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े। इस स्थिति ने सबको स्तब्ध कर दिया, अस्थिरता और तबाही मचा दी। ये सभी खिलाड़ी अभिजात वर्ग के भी महारथी थे। आमतौर पर वे अपने साथ बहुत सारा पैसा रखते थे और उन्हें धनी माना जाता था। हालांकि उनकी संपत्ति फीस चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने जल्द ही समस्या की जड़ का पता लगा लिया। उपकरण की बची हुई मजबूती जितनी कम होती और उपकरण का स्तर जितना ऊंचा होता, उसकी मरम्मत का खर्च उतना ही अधिक होता। उच्च स्तरीय राक्षस क्षेत्रों में लगातार अभ्यास करने से उपकरण की मजबूती बहुत कम हो जाती थी। शहर से इन उच्च स्तरीय क्षेत्रों तक आने जाने में भी उन्हें कम से कम 2 से 3 घंटे बर्बाद करने पड़ते थे। इसके अलावा वे इन उच्च स्तरीय राक्षस क्षेत्रों में अधिकतम 3 से 4 घंटे ही रुक सकते थे, जिसके बाद उन्हें उपकरण की मरम्मत के लिए शहर लौटना पड़ता था। इसका मतलब ये था कि उन्हें गॉड्स डोमेन में अपना लगभग आधा समय यात्रा में ही बिताना पड़ता था। परिणामस्वरूप एक लेवल ऊपर जाने के लिए आवश्यक समय लगभग 2 गुना हो गया। यदि वे यात्रा के समय को कम कर सकें तो उनकी लेवलिंग गति अन्य खिलाड़ियों से कहीं अधिक हो जाएगी। जब अनस्टेबल डेवस्टेशन को इस महत्वपूर्ण मामले का ख्याल आया, तो उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को इस समस्या का हल खोजने का आदेश दिया। हल निकला धार तेज करने वाले पत्थर। हालांकि यह वस्तु हथियार की मजबूती को केवल थोड़ी मात्रा में ही बढ़ा सकती थी, लेकिन वह थोड़ी मात्रा भी पर्याप्त थी। सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की तुलना में हथियार की मजबूती बहुत तेजी से घटती है। अगर वे धार तेज करने वाले पत्थरों से अपने हथियारों की मरम्मत करते तो कुल लागत लोहारखाने में मरम्मत कराने की तुलना में बहुत कम होती। इसलिए अनस्टेबल डेवस्टेशन ने तुरंत अपने अधीनस्थों को धार तेज करने वाले पत्थर खरीदने का आदेश दिया। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि लोहार आमतौर पर इस वस्तु का निर्माण नहीं करते थे क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी। इसके अलावा धार तेज करने वाले पत्थर आमतौर पर बिकते ही नहीं थे। अनस्टेबल डेवस्टेशन को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा और उसने वेटस्टोन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री हार्डस्टोन खरीदने का विकल्प चुना। हार्डस्टोन अपेक्षाकृत सस्ते भी थे। इनका उपयोग मुख्य रूप से वेटस्टोन और कुछ इंजीनियरिंग उपकरणों को बनाने में किया जाता था। प्रत्येक स्टैक की कीमत लगभग 30 कॉपर कॉइन थी और एक स्टैक में 20 हार्डस्टोन होते थे, जिसका अर्थ था कि हार्डस्टोन के एक स्टैक से 20 वेटस्टोन बनाए जा सकते थे। हालांकि अनस्टेबल डेवस्टेशन को इससे भी चौंकाने वाली खबर मिली थी। अगर वे सीधे वेटस्टोन नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हार्डस्टोन खरीदना भी मुश्किल कैसे हो सकता है? असल में इस समस्या का पता सिर्फ मार्शल यूनियन को ही नहीं चला था, अन्य गिल्डों को भी इस समस्या का पता चल चुका था। जब उन्होंने हार्डस्टोन खरीदने की कोशिश की तो उन्हें अचानक पता चला कि चाहे नीलामी घर हो या शहर के स्टॉल, हार्डस्टोन की मात्रा बहुत कम रह गई थी। यह उनके अपने गिल्डों के लोहारों के लिए वेटस्टोन बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
दूसरी ओर शी फैंग ने अभी अभी व्यापार क्षेत्र की मुख्य सड़क पर कदम रखा था। उसने देखा कि विभिन्न बड़े गिल्ड ऊंची कीमत पर कठोर पत्थर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। वे प्रत्येक ढेर को 80 तांबे के सिक्कों में खरीद रहे थे। कठोर पत्थरों की कीमत दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। तुरंत ही शी फैंग के दिल में तीव्र खुशी की लहर दौड़ गई। जिस पल का वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आ गया था। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वह आग में घी डालना चाहता था जिससे कीमत आसमान छू जाए। शी फैंग ने इन गिल्डों द्वारा दी जाने वाली ऊंची कीमतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे निर्धारित होटल की ओर चल पड़ा। उसने इतने लंबे समय तक हार्टस्टोन का भंडार जमा कर रखा था कि उसने व्हाइट रिवर सिटी में उपलब्ध 90% हार्टस्टोन खरीद लिए थे। इसलिए वह इस थोड़े से मुनाफे के लिए अपनी योजना का खुलासा नहीं करेगा। अभी तो उपकरणों की टिकाऊपन का खतरा बस शुरू ही हुआ था। खिलाड़ियों के स्तर में लगातार वृद्धि के साथ वे उच्च स्तर के राक्षसी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। बहुत जल्द ही खिलाड़ियों को अपने उपकरणों की टिकाऊपन की समस्या और धार तेज करने वाले पत्थरों के महत्व का पता चल गया। अगर उनके पास धार तेज करने वाले पत्थर नहीं होते तो इससे उनकी स्तर वृद्धि की गति पर बहुत बुरा असर पड़ता और परिणामस्वरूप दूसरे खिलाड़ी उनसे आगे निकल जाते। इस वजह से धार तेज करने वाले पत्थरों की मांग आसमान छू गई। वे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रीजनरेशन पोशन और माना रिकवरी पोशन जितने ही लोकप्रिय हो गए थे। इसी बीच धार तेज करने वाले पत्थरों को बनाने के लिए कठोर पत्थरों की आवश्यकता थी। धार तेज करने वाले पत्थरों की बढ़ती मांग के साथ साथ कठोर पत्थरों की कीमतें भी कई गुना बढ़ जाएंगी। शी फैंग के पिछले जन्म में हार्टस्टोन की अधिकतम कीमत 3 चांदी के सिक्के प्रति स्टैक थी। इसकी कीमत मूल कीमत से 10 गुना बढ़ गई थी। वर्तमान में गॉड डोमेन के विकास और प्रमुख निगमों के निवेश के कारण उपलब्ध संसाधन शी फैंग के पिछले जन्म की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान हैं। संभवतः हार्टस्टोन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी। 80 तांबे के सिक्के प्रति स्टैक की वर्तमान कीमत तो बस शुरुआत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह रेड लीफ टाउन ट्रेड एरिया ब्लैक रोज बार। इस समय फायर डांस ने टीम के भविष्य के विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया था। फायर डांस की टीम अक्सर इस ब्लैक रोज बार में आती जाती थी क्योंकि यह एक सुनसान इलाके में स्थित था। यहाँ बहुत कम खिलाड़ी आते थे, इसलिए ये जगह फायर डांस की टीम के लिए मिलन स्थल बन गई थी। हर बार जब वे किसी डंजन रेड को पूरा करते या कोई कीमती वस्तु प्राप्त करते तो वे जश्न मनाने के लिए इस बार में आते थे। फायर डांस, हम आपकी मंशा समझते हैं, फिर भी मैं आपसे वही बात दोहराऊंगा। हम तो बस समय बिताने के लिए गॉड्स डोमेन खेल रहे हैं। हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। हम आज़ाद रहना पसंद करते हैं और गॉड्स डोमेन के जरिए कोई उपलब्धि हासिल करने की हमारी कोई योजना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये फैन की टीम में शामिल हो जाऊं, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मुझे खेद है। हाँ, फायर डांस, अगर हालात सामान्य होते तो शायद शामिल होना ठीक रहता, लेकिन ये फैन का मार्शल यूनियन से झगड़ा है और अभी मार्शल यूनियन हमें भी निशाना बना रही है। मार्शल यूनियन ने पहले ही कह दिया है कि अगर हम ये फैन से संबंध तोड़कर उनसे माफी नहीं मांगते तो हमें लेवल बढ़ाने और मिशन के लिए शहर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम शहर छोड़ते हैं तो वे हमें मारकर वापस भेज देंगे। अगर हम ये फैन की टीम में शामिल होते हैं तो क्या हम और भी बुरी स्थिति में नहीं फंस जाएंगे? बिल्कुल सही, मार्शल यूनियन इस समय बहुत शक्तिशाली है। ये फैन के लिए रेड लीफ टाउन में अपनी पकड़ बनाना नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये फैन की टीम में शामिल हों तो मेरे पास इससे निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं भी इस राय से सहमत हूं। हमने अपने कई स्तर खो दिए हैं और हमारा औसत स्तर अभी केवल 5 है। अगर हम रेड लीफ टाउन में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे पास मार्शल यूनियन से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम ये फैन की टीम में शामिल हो गए तो हमारा सचमुच अंत हो जाएगा। मेरी जांच के अनुसार रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन की शाखा पूरी तरह से अनस्टेबल डेवस्टेशन नामक व्यक्ति के नियंत्रण में है। उसने 5 अलग अलग कस्बों में स्थित मार्शल यूनियन के सभी खिलाड़ियों को रेड लीफ टाउन में इकट्ठा कर लिया है और वह रेड लीफ टाउन में पूरी ताकत से विकास करने के लिए तैयार है। इस समय रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन के कई विशेषज्ञ मौजूद हैं। उनकी गिल्ड का व्यवहार उदार है और उनकी विकास दर आश्चर्यजनक रूप से तेज है। मैंने सुना है कि उनके सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है और उनमें से 200 से अधिक कुलीन सदस्य हैं। वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।
मार्शल यूनियन के पास हमें लगातार निशाना बनाने और हमें शहर छोड़कर जाकर अभ्यास करने और स्तर बढ़ाने से रोकने की क्षमता है। अब हम उन्हें और उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हम लेवल 10 तक पहुंचकर व्हाइट रिवर सिटी भी चले जाते हैं, तब तक मार्शल यूनियन के सदस्यों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी होगी। उनके लिए हमसे निपटना बहुत आसान होगा। शुरू से ही उन्हें उकसाना हमारी गलती थी। इस मुसीबत से निकलने का हमारा एकमात्र रास्ता उनसे माफी मांगना है। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। गॉड्स डोमेन खेलने का हमारा मूल उद्देश्य केवल मौज मस्ती करना था। हम उस ये फैन से बिल्कुल अलग हैं जिसने मार्शल यूनियन के साथ लड़ाई में खुद को उलझा लिया है। अगर आप फायर डांस उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमें भी इसमें न घसीटें। हम 24 घंटे निगरानी में नहीं रहना चाहते। फायर डांस को उम्मीद नहीं थी कि सभी लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे। सभी ने शी फैन की टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया और यहां तक कि वे चाहते थे कि वह मार्शल यूनियन से माफी मांगे। हाँ, मैं समझ गया। तो मैं बस एक आखिरी बार ही पूछ रहा हूं। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ये फैन की टीम में शामिल होने को तैयार है तो कृपया मेरे साथ खड़े रहें। फायर डांस उनकी परेशानियों को समझता था। पहले वे सभी वर्चुअल रियलिटी गेम्स के अनुभवी खिलाड़ी थे। हालांकि उन्होंने जो वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेले थे उनमें खिलाड़ियों की संख्या केवल कुछ लाख ही थी। खेल के बाद के चरणों में भी एक शीर्ष स्तरीय गिल्ड में केवल कुछ हजार सदस्य ही होते थे। दूसरी ओर गॉड्स डोमेन ने उन्हें एक बड़े गिल्ड का सही अर्थ और दुनिया भर में 2 अरब से अधिक खिलाड़ियों वाले खेल की वास्तविक शक्ति का एहसास कराया था। गॉड्स डोमेन अन्य सभी वर्चुअल रियलिटी गेम्स से बिल्कुल अलग था। इसने वर्चुअल रियलिटी गेम्स के बारे में उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से एक दूसरी वास्तविकता थी। पहले उन्हें विभिन्न बड़े गिल्डों में कुछ खास नहीं लगता था। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वर्चुअल रियलिटी गेम में एक गिल्ड कितना खतरनाक हो सकता है। सिर्फ एक कस्बे में ही मार्शल यूनियन के सदस्यों की संख्या हजारों में थी, और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। अगर वे व्हाइट रिवर सिटी तक पहुंच जाते तो उनके सदस्यों की संख्या दसियों हजार तक पहुंच जाती। उन जैसे स्वतंत्र खिलाड़ियों की टीम इतने बड़े गिल्ड को चुनौती देने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसके अलावा मार्शल यूनियन जैसी इतनी बड़ी गिल्ड तो एक अवर्गीकृत गिल्ड ही थी। जहां तक तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी की गिल्डों की बात है, वे तो अत्याचारी अस्तित्व वाली संस्थाएं थीं। रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन का अस्तित्व भले ही बेहद भयावह था, लेकिन ये फैन के चौंकाने वाले प्रदर्शन ने फायर डांस के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। उसे सच में लगा कि उसने पहले उन खेलों में समय बर्बाद किया था। इस समय उसके दिल में सिर्फ ये फैन का अनुसरण करने का ख्याल था। वह शीर्ष विशेषज्ञों की दुनिया को जानना और अनुभव करना चाहती थी। फायर डांस, जाग जाओ, ठीक है। हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। अभी इस मुसीबत से निकलने का एकमात्र रास्ता माफी मांगना है। क्या तुमने हमेशा से ईश्वर के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का सपना नहीं देखा था? अगर तुम मार्शल यूनियन से लड़ते रहे तो तुम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। मूर्खता और बेवकूफ़ी करना बंद करो। फायर डांस के बोलने के बाद वाटर बफेलो के अलावा कोई भी फायर डांस की ओर नहीं बढ़ा। सभी ने अपने सिर झुका लिए, यह महसूस करते हुए कि फायर डांस बहुत ही मूर्ख थी। वह सचमुच ये फैन के वश में आ गई थी। उसके साथ जुड़कर उसने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। ठीक है, चूंकि आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मैं और वाटर बफेलो अकेले ही बड़े भाई ये फैन के साथ शामिल हो जाएंगे। सबका फैसला सुनकर फायर डांस का मन उदास हो गया। उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बाद एक दूसरे का साथ दिया था, भगवान के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां हासिल करने का सपना देखते हुए। लेकिन अंत में नतीजा यही निकला। कुछ ही देर बाद फायर डांस ने अपनी मित्र सूची खोली, ये फैन को चुना और उससे संपर्क किया। इससे पहले उसने ये फैन से कहा था कि वह अपनी टीम से बात करने के बाद उससे संपर्क करेगी। अब जब सभी की चर्चा समाप्त हो चुकी थी तो उसे ये फैन को सूचित करना ही था। बड़े भाई ये फैन, मेरा काम हो गया, फायर डांस ने निराश होकर कहा। हालांकि उसे पहले से ही इस नतीजे का अंदाजा था, लेकिन उसने सोचा था कि 3-5 लोग उसका साथ देंगे। अब हालांकि सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। वह इस बारे में बात करने में भी बहुत शर्मिंदा थी। वाह, बहुत बढ़िया। आपके पास कितने लोग हैं? अगर हमारे पास पर्याप्त लोग हैं तो हम एक टीम डंजन पर छापा मार सकते हैं। इस समय शी फैंग ने कोला और अन्य लोगों के साथ अपनी बैठक समाप्त कर ली थी। वह जीरो विन के लिए एक मुख्य टीम बनाने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार था। इससे पहले उसने कोला और बाकी 2 लोगों को नीलामी घर भेजा ताकि वे अधिक क्षमता वाले कुछ थैले, बड़ी मात्रा में माना रिकवरी पोशन और कुछ पेय पदार्थ खरीद सकें।
उसने वायलेट क्लाउड को भी ब्लैकी के साथ अभ्यास करने और स्तर बढ़ाने के लिए कहा। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि फायर डांस ठीक समय पर उससे संपर्क करेगी। उसका समय बिल्कुल सटीक था। हम सिर्फ दो ही हैं, वाटर बफेलो और मैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है, इसलिए मैं उनसे यह मांग नहीं कर सकती। ये फैन की उत्साहित आवाज सुनकर फायर डांस लगभग बोलते बोलते रुक गई। दो लोग, ये तो ठीक है, शी फैंग हल्के से हंसते हुए बोला। क्या आप लोगों को अभी कुछ काम है? अगर नहीं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। असल में शी फैंग को फायर डांस के साथियों से कोई खास मतलब नहीं था। पहले फायर डांस ने बताया था कि उसके साथी महत्वाकांक्षी नहीं हैं और गॉड्स डोमेन में सिर्फ कैजुअल खिलाड़ी हैं। इसलिए शी फैंग के लिए यही बेहतर था कि ये सभी लोग उसके साथ न जुड़ें, इससे उसे काफी परेशानी से मुक्ति मिल जाती। उसे उन्हें ट्रेनिंग देने में भी समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। मुझे यहाँ और कुछ नहीं करना है, मैं और वाटर बफेलो आपसे मिलेंगे। पहले फायर डांस को चिंता थी कि वह ये फैन को ये खबर सुनाकर निराश कर देगी, लेकिन उसकी सहज आवाज सुनकर उसने राहत की सांस ली। कॉल समाप्त करने के बाद फायर डांस और वाटर बफेलो ने बाकी सभी को अलविदा कहा। उन्हें नहीं पता था कि वे फिर कब मिलेंगे। हाँ, मैं उससे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। वो उस लड़के के पीछे इतनी दीवानी क्यों है? फायर डांस के जाने के बाद चमड़े के कवच में लिपटे एक हत्यारे ने कहा। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। मुझे ये फैन के बारे में भी बहुत जिज्ञासा है। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? अगर वह इस तरह मार्शल यूनियन की दुश्मन बन जाती है, तो जब तक हम व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करेंगे, तब तक हो सकता है कि वह इसी कस्बे में छिपी रहे और बाहर निकलने की हिम्मत न करे। ऐसे जोखिम भरे जीवन का कोई अर्थ भी रह जाएगा क्या? जो टीम सदस्य पीछे रुकने का विकल्प चुनते थे, वे एक एक करके अपनी उलझन व्यक्त करते थे। इसी बीच रेड लीफ टाउन के फव्वारा चौक पर, हालांकि भगवान के क्षेत्र में अभी भी दिन का समय था, चौक को सजाने वाली बेंचें खिलाड़ियों से खचाखच भरी हुई थीं। चारों ओर जोड़े एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र के दृश्य से बिल्कुल विपरीत था। बड़े भाई फैंग, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, फव्वारे वाले चौक पर पहुंचते ही उसने कहा, जहां उसने देखा कि ये फैन किसी का इंतजार करते हुए ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। कोई चिंता नहीं, आखिरकार हमारे सभी सदस्य यहां आ गए हैं। भविष्य में हम सभी एक ही टीम के सदस्य होंगे। तो चलिए मैं आप सभी का परिचय करा देता हूं। शी फैंग ने मुस्कुराते हुए टीम के प्रत्येक सदस्य का परिचय कराना शुरू किया। खुद को छोड़कर कुल 6 सदस्य मौजूद थे। गार्जियन नाइट, कोला ओरेकल, ड्राउजी स्लॉथ, समरनर, ग्लूटोनस माउस, क्लर्क, वायलेट क्लाउड, असैसिन, फायर डांस और बरसेका वाटर बफेलो। इन सभी 6 सदस्यों के साथ वे एक मानक डंजन पार्टी बना सकते थे। फायर डांस लेवल 9 पर होने के कारण उनमें सबसे उच्च स्तर की खिलाड़ी थी। उसके बाद वायलेट क्लाउड और वाटर बफेलो थे, जो दोनों लेवल 8 पर थे। बाकी सभी लेवल 7 पर थे। वायलेट क्लाउड ने खाना पकाने के दम पर ही लेवल 8 तक का सफर तय कर लिया था, जिससे उसकी मेहनत और संघर्ष का अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर शी फैंग का सख्त आदेश न होता, तो वायलेट क्लाउड खाना पकाने के लिए बाहर जाने का सोचती ही नहीं। उसे तो खाना पकाकर पैसे कमाना ज्यादा पसंद था। जब कोला और बाकी लोगों ने फायर डांस का स्तर देखा, तो उनके दिल प्रशंसा से भर गए। इसके अलावा वह बेहद खूबसूरत भी थी। शी फैंग के मार्गदर्शन से ही वे लेवल 8 तक पहुंच पाए थे। अगर मार्शल यूनियन ने उन्हें मारकर वापस लेवल 7 पर न भेजा होता, तब भी वे केवल लेवल 8 पर ही होते। लेवल 9 से वे अभी बहुत दूर थे। इसके अलावा फायर डांस के उपकरण बेहद उच्च गुणवत्ता के थे। उसके पास कुछ गुप्त चांदी के उपकरण भी थे, जबकि बाकी सभी रहस्यमय लोहे के थे। इससे साफ था कि फायर डांस वाकई एक कुशल योद्धा थी, जो उनसे कहीं अधिक अद्भुत थी। टीम में इतनी कुशल और खूबसूरत खिलाड़ी को भर्ती करने वाले शी फैंग को कोला और बाकी दोनों ने शाबाशी दी। अपने नेता से यही उम्मीद थी। शी फैंग के कौशल स्तर का अंदाजा टीम में कोई नहीं लगा सका, क्योंकि शी फैंग ने दानव मुखौटा पहनकर अपनी जानकारी छिपा रखी थी। बाकी लोग सिर्फ अज्ञात देख पा रहे थे। हालांकि किसी को भी उसकी हरकतों की चिंता नहीं थी। शी फैंग हमेशा उनके लिए एक रहस्यमय विशेषज्ञ जैसा लगता था, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वे उसकी पहचान जान पाए। बड़े भाई, ये फैंग उम्मीद के मुताबिक कमाल के हैं। हम सिर्फ आधे दिन के लिए अलग हुए हैं, फिर भी आपका दबाव बहुत बढ़ गया है। फायर डांस की ये फैंग से दोबारा मुलाकात के बाद उसे साफ तौर पर महसूस हुआ कि वह पहले से अलग हो गया है। वह एक खुली तलवार की तरह था और उसकी 6 इंद्रियों ने उसे बताया कि ये फैंग बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है।
चूंकि अब आप सभी एक दूसरे से परिचित हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको आगे क्या करना है, शी-फैंग ने औपचारिक रूप से कहा। हालांकि जैसे ही शी-फैंग अपना लक्ष्य बताने ही वाला था, अचानक खिलाड़ियों का एक समूह प्रकट हुआ और उसने फव्वारे वाले चौक को घेर लिया। मार्शल यूनियन एक मुद्दे से निपट रही है, जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, वे तुरंत चले जाएं। मार्शल यूनियन के सदस्यों ने अन्य खिलाड़ियों को खदेड़ दिया और फाउंटेन प्लाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये फैंग, तुमने मुझे बहुत देर तक तुम्हारी तलाश करने पर मजबूर कर दिया, भीड़ से बाहर निकलते हुए एक विद्वान युवक ने कहा। यह अस्थिर तबाही थी। मार्शल यूनियन के 400 से अधिक सदस्य फव्वारे वाले चौक पर जमा थे। जब कोला और अन्य लोगों ने इन सभी खिलाड़ियों को देखा तो वे तुरंत घबरा गए और उनके चेहरे गंभीर हो गए। क्या तुम यहाँ कार्रवाई करना चाहते हो? शी-फैंग ने मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों पर एक नज़र डाली। उनमें से अधिकांश लेवल 5 या लेवल 6 के थे, केवल कुछ ही लेवल 8 या लेवल 9 के कुलीन खिलाड़ी थे। मैं भला इतना क्रूर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आज यहाँ आप सबको आखिरी चेतावनी देने आया हूँ, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार ये फैन की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगर मुमकिन होता तो वो ये फैन को जान से मार देना चाहता, लेकिन वे शहर के बीचों बीच थे। अगर वो ये फैन को यहीं मार देता तो मार्शल यूनियन भी फंस सकती थी। वहीं अगर वो ये फैन के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लेता तो वे उसके सामने बेबस हो जाते और मार्शल यूनियन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वो ऐसा अंजाम नहीं देखना चाहता था। चेतावनी, हम तो पहले ही उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से लौटना नामुमकिन है। तुम्हारी चेतावनी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सब सरासर बकवास है, शी-फैंग हंसते हुए बोला। हमारे इतने सारे सदस्यों का सामना करते हुए भी तुम अब भी इतने निडर हो। मैं सचमुच तुम्हारी इस बात की प्रशंसा करता हूँ। दुर्भाग्य से तुम्हारी शक्ति सीमित है, तुम मार्शल यूनियन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। मेरी चेतावनी असल में तुम्हारे लिए नहीं है, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने ताली बजाई और कोला और बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, इस बार मेरी चेतावनी तुम्हारे पीछे खड़े साथियों के लिए है। तुम सब होश में आ जाओ। अगर तुम ये फैंग से तुरंत संबंध तोड़ लेते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं पुराने मामलों को नहीं सुलझाऊंगा और तुम सबको जाने दूंगा। बेशक अगर तुम शक्तिहीन ये फैंग का साथ देने का फैसला करते हो तो मार्शल यूनियन के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहो। मैं मानता हूं कि ये फैंग को मारना बेहद मुश्किल है, लेकिन मार्शल यूनियन के लिए तुम सबको खत्म करना बहुत आसान है। हालांकि अनस्टेबल डेवस्टेशन बोलते समय मुस्कुरा रहा था, लेकिन कोला और अन्य लोग उसके शब्दों से केवल एक गहरी ठंडक महसूस कर सकते थे। वे इस बात को मानने से खुद को रोक नहीं पाए कि अनस्टेबल डेवस्टेशन की बातें तर्कसंगत लग रही थीं। वे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे और उनके पास इतने जीवन रक्षक कौशल भी नहीं थे जो उन्हें भागने में मदद कर सके। हालांकि मार्शल यूनियन ये फैंग को मार नहीं सका, इसका मतलब यह नहीं था कि वे उनसे छुटकारा नहीं पा सकते थे। जैसा कि साबित हो चुका था, वे पहले भी एक बार मर चुके थे। भविष्य में निश्चित रूप से दूसरी बार भी ऐसा होगा। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो भगवान के क्षेत्र में उनका कोई भविष्य नहीं बचेगा। कोला और अन्य लोगों के घबराए हुए और झिझकते भावों को देखकर शी-फैंग ने एक शब्द भी नहीं बोला, वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। अनस्टेबल डेवस्टेशन का ये कदम बेहद क्रूर था। वह शी-फैंग को उसके सबसे करीबी दोस्तों के विश्वासघात का स्वाद चखाना चाहता था। इससे न केवल उसकी समग्र शक्ति कम हो जाएगी, बल्कि यह उसके दिल पर गहरा आघात भी पहुंचा सकता है। दुर्भाग्यवश शी-फैंग अब वह घमंडी बच्चा नहीं रहा था जो वह पहले हुआ करता था। इसके विपरीत वह अनस्टेबल डेवस्टेशन की इस योजना का उपयोग अपनी विशिष्ट टीम के सदस्यों को निखारने के लिए करना चाहता था। भविष्य में उनके नेतृत्व वाली टीम को कई शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। यदि वे अभी इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते तो भविष्य में वे कैसे सफल हो पाएंगे? शी-फैंग ऐसे साथी नहीं चाहता था जो केवल अच्छे समय का आनंद ले, लेकिन बुरे समय में उसका साथ न दे सके। ये शी-फैंग द्वारा उनकी परीक्षा हो सकती है। वह देखना चाहता था कि ऐसी स्थिति में वे किस तरह का निर्णय लेंगे। काफी समय बीतने के बाद कोला और बाकी सब ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अपना फैसला कर लिया था और वे सभी बिना किसी झिझक के शी-फैंग के साथ खड़े थे। उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। कोला, ड्राउजी स्लॉथ, ग्लूटोनस माउस और वायलेट क्लाउड मूल रूप से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें दूसरे लोग नीचा समझते थे। वे गॉड्स डोमेन के सबसे निचले स्तर पर रहते थे और आज उनके पास जो स्तर और उपकरण हैं, वे केवल शी-फैंग की मदद से ही हैं।
मार्शल यूनियन के साथ दुश्मनी करने से सबसे बुरा यही होगा कि वे अपनी मूल स्थिति में वापस लौट जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति में वे शी फैंग को धोखा कैसे दे सकते थे? फायर डांस और वाटर बफेलो की बात करें तो उन्होंने बहुत पहले ही ये फैंग का साथ देने का पक्का इरादा कर लिया था। वे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की दुनिया का अनुभव करना चाहते थे और ऐसे खतरे का सामना करने पर उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अस्थिर विनाश, मृत्यु में भी हम अपने नेता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर आप में क्षमता है तो आइए। कोला ने अस्थिर विनाश की ओर देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा। शाबाश, बहुत बढ़िया कहा। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये तुम सबने खुद चुना है, इसलिए शिष्टाचार की कमी के लिए मुझे दोष मत दो। लड़कों, उन्हें पकड़ो। शुरू में अनस्टेबल डेवस्टेशन ने सोचा था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर ये फैन को शर्मिंदा कर देगा और उसे हंसी का पात्र बना देगा। लेकिन उसने सच में नहीं सोचा था कि ये लोग इतने नासमझ होंगे। ये फैन का इतनी दृढ़ता से अनुसरण करने के लिए उन्होंने जरूर कुछ गलत खा लिया होगा, वरना ये फैंग ने उन्हें उम्मीद भरी कल्पना दिखाई होगी जिससे उन्हें लगा होगा कि उनका अभी भी भविष्य है। चूंकि वह पहले से ही यहाँ मौजूद था, इसलिए वह ये फैंग और अन्य लोगों को बिना किसी नुकसान के भागने नहीं देगा। देखते ही देखते फव्वारे के चौक में मौजूद 400 से अधिक खिलाड़ियों ने शी फैंग और अन्य लोगों को घेर लिया। उन सभी ने अपनी तलवारें निकाल ली और अपने धनुषों को तैयार कर लिया और अपने शिकार पर निगाहें गड़ा दी। हालांकि शी फैंग को आश्चर्य हुआ कि उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय वे अगल बगल हट गए और एक रास्ता खोल दिया जिससे लगभग 20 खिलाड़ी आगे बढ़ सके। जब ये 20 से अधिक खिलाड़ी अनस्टेबल डेवस्टेशन के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पानी की तरह उदास थे और भावहीन थे। इन खिलाड़ियों का स्तर ऊंचा नहीं था, लगभग 5वां या 6ठा ही था। उनका उपकरण भी कोई खास नहीं था। मार्शल यूनियन के कुलीन खिलाड़ियों की तुलना में अंतर बहुत अधिक था। वे मार्शल यूनियन के खिलाड़ी बिल्कुल नहीं लग रहे थे। मैं तुम्हारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने इन नवागंतुकों से कठोर स्वर में कहा। फिर उसने फायर डांस की ओर देखा और एक शानदार शो की शुरुआत की उम्मीद में तीखा व्यंग्य किया। ये नए आए लोग उदासीनता से सिर हिलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपने हथियार निकाले और शी फैंग की ओर चल पड़े। दूर से फायर डांस और वाटर बफेलो इन खिलाड़ियों को देखकर तुरंत स्तब्ध रह गए। तुम लोग मार्शल यूनियन के साथ क्यों हो? फायर डांस ने जोर से इन खिलाड़ियों से सवाल किया। 20 से अधिक खिलाड़ी जो चलकर आए थे वे फायर डांस के लिए अजनबी नहीं थे। इसके विपरीत वे फायर डांस के पूर्व साथी थे जिनके साथ फायर डांस ने सुख दुख दोनों ही पल साझा किए थे। इस समय अनस्टेबल डेवस्टेशन ने ये फैंग की ओर देखा और हंसते हुए कहा, हा हा हा, ये फैंग, मैं बहुत उदार व्यक्ति हूँ। पहले इन खिलाड़ियों ने मार्शल यूनियन के कई सदस्यों को मारने में तुम्हारी मदद की थी। मैंने उनसे वादा किया है कि अगर वे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार देंगे तो मैं उनके सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मार्शल यूनियन उनसे कोई झगड़ा नहीं करेगी। ये फैंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनके नुकसान की भरपाई के लिए कुछ करना चाहिए? अनस्टेबल डेवस्टेशन ने उपहास उड़ाया। ये फैंग ने पिछली बार उसे बहुत शर्मिंदा किया था, इसलिए वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये फैंग कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा या नहीं। अगर ये फैंग ने कोई कदम उठाया तो कल के आधिकारिक मंचों पर यही खबर छपेगी, सार्वजनिक रूप से प्रशंसित तलवारबाज विशेषज्ञ एक बेहद धोखेबाज निकला। उसने खुद को बचाने के लिए अपने साथियों को मार डाला। उस समय ये फैंग की प्रतिष्ठा के केवल टुकड़े टुकड़े ही बचेंगे। अनस्टेबल डेवस्टेशन ये देखना चाहता था कि भविष्य में ये फैंग ईश्वर के क्षेत्र में किस तरह से अपना दबदबा बनाएगा। अब और सहन न कर पाने पर फायर डांस अचानक गुस्से से भड़क उठी। उसकी आंखों से एक सिहरन सी दौड़ रही थी। उसने अनस्टेबल डेवस्टेशन को घूरते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, अनस्टेबल डेवस्टेशन, तू नीच छोटा आदमी। इन सब ने मेरे आदेश पर तेरे मार्शल यूनियन के सदस्यों को मार डाला है। अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे भिड़ जा। शुरू में फायर डांस को ये फैंग की टीम में शामिल होने पर बेहद खुशी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ये फैंग के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर ये फैंग अभी इन सभी लोगों को मार डालता तो दूसरे लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाते और उसके बारे में बुरी बातें करते। ये फैंग को एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में बदनाम किया जाता, एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत में उसकी मदद करने वालों को भी मारने को तैयार था। हालांकि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं था, फिर भी ये लोग उसके पुराने साथी थे। मार्शल यूनियन के सदस्यों की हत्या के लिए उन्हें उकसाने की जिम्मेदारी उसी की थी।
अब जब इन लोगों ने उसे धोखा दिया और मार्शल यूनियन का साथ देकर ये फैन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, तो उसे ये फैन के प्रति बेहद खेद महसूस हुआ। फायर डांस, इस मामले में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम मार्शल यूनियन की माफी पाना चाहते हैं और रेड लीफ टाउन में खेलना जारी रखना चाहते हैं तो हमें ये करना ही होगा। फायर डांस, यही हमारा एकमात्र रास्ता है। हमें उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने हमें मजबूर किया, हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चलो बस एक बार तुम्हें मार डालते हैं। फायर डांस के साथ ही बात करते करते उनके करीब आ गए। कुछ जादूगरों ने तो अपने मंत्रों का जाप भी शुरू कर दिया, हमले के लिए तैयार। तुम लोग। फायर डांस का चेहरा एकदम बिगड़ गया। वह तुरंत ये फैन की ओर मुड़ी और माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिए बड़े भाई ये फैन, मैं आपको इस मामले का पूरा हिसाब दूंगी। अस्थिर विनाश, तुम ध्यान से सुनो। मैं, फायर डांस, अभी तुरंत टीम छोड़ रही हूँ। मेरा बड़े भाई ये फैन से कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए हमारे बीच का ये कर्ज मुझे चुकाने दो। फायर डांस तुरंत पार्टी छोड़कर चली गई। अपनी इस सार्वजनिक घोषणा के बाद उसने अपने खंजर निकाल लिए और अपने साथियों की ओर चल पड़ी। उसका इरादा अपने इन साथियों से व्यक्तिगत रूप से निपटने का था। इस तरह ये फैन पर किसी भी तरह की बदनामी नहीं होनी चाहिए थी। ये देखकर अनस्टेबल डेवस्टेशन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि फायर डांस नाम की यह महिला इतनी दृढ़ निश्चयी होगी। फायर डांस, क्या तुम हमारे लिए मुश्किलें और नहीं बढ़ा रहे हो? परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हम अतीत में साथी थे। तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सही, हम कई बार जीवन और मृत्यु के बीच से साथ साथ गुजरे हैं। क्या आप वाकई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? फायर डांस की पिछली टीम ने एक के बाद एक आरोप लगाए। इन आरोपों ने फायर डांस के दिल को गहरा घाव दिया। उन्होंने साथ में जो हंसी खुशी और दुख झेले थे, सारे बंधन धुएं में बदल गए थे। वह बस अपने आंसू रोक सकती थी और अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को दबा सकती थी। फायर डांस, क्या तुम इतने निर्दयी होगे कि हमें मार डालोगे? भूरे रंग के चमड़े का कवच पहने एक अधेड़ उम्र के हत्यारे ने आक्रोश से पूछा। उनके शब्दों ने तुरंत फायर डांस को रोक दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद इस अधेड़ उम्र के हत्यारे ने फायर डांस के दिल की ओर अपना खंजर घोंप दिया। धत्तेरे की, चमकता हुआ खंजर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही एक गहरे काले रंग की तलवार ने हमले को रोक दिया। फायर डांस, क्या तुम मुझे, टीम लीडर को, गंभीरता से ले रहे हो? चूंकि तुम पहले ही मेरी टीम में शामिल हो चुके हो, इसलिए जब तक ये लीडर तुम्हें टीम से बाहर नहीं निकाल देता, तुम हमारी टीम के सदस्य बने रहोगे। मैं टीम से तुम्हारे स्वार्थी इस्तीफे को स्वीकार नहीं करूंगा। अब जब आप हमारी टीम के सदस्य हैं, तो इस टीम लीडर की यह जिम्मेदारी है कि वह आपके लिए सब कुछ संभाले। इसलिए आपकी दर्दनाक यादों के संबंध में मैं आपको उन सभी को मिटाने में मदद करूंगा। जब से शी फैंग ने ईश्वर के क्षेत्र में पुनः प्रवेश किया है, तब से उसे इस बात की परवाह नहीं रही कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि केवल कमजोर लोग ही इस बात की परवाह करते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। ओह हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गया था। जो भी मेरी टीम में शामिल होता है, उसे एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। अगर आप लगातार इस बात की परवाह करते रहेंगे कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, तो आप कभी भी अपनी ताकत और तकनीक में सुधार नहीं कर पाएंगे। आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। बस इतना ही काफी है कि आप अपने मनचाहे रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। तभी आप सच्चे विशेषज्ञ बन सकते हैं। शे फैंग अचानक फायर डांस के सामने प्रकट हो गया। फायर डांस को वह एक पहाड़ की तरह दिखाई दिया, मानो किसी भी प्रकार के खतरे को उस तक पहुंचने से रोक रहा हो। बड़े भाई ये फैंग, फायर डांस की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। ये फैंग के कार्यों और शब्दों ने सचमुच उसके दिल को छू लिया था। उनकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे विशेषज्ञों की दुनिया का द्वार उसके लिए धीरे धीरे खुल रहा हो। शायद उसकी झिझक ही उसे एक सच्चा विशेषज्ञ बनने से रोक रही थी। अगर उसने उन्हें मार डाला तो क्या हुआ? दूसरों की राय की परवाह किसे थी? ताकतवर लोग ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें बस आगे बढ़ने का साहस और लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत होती है। बगल में ये फैंग की बातें सुनने के बाद भैंसा का दिल अजीब तरह से पिघल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फैंग इतना भरोसेमंद इंसान होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दूसरे प्रशंसा कर सकें। इस बीच कोला और बाकी दोनों ने एक दूसरे की ओर बस नजरें मिलाईं, उनके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। बिल्कुल सही, यही वो नेता थे जिनका वे सम्मान करते थे और जिनकी प्रशंसा करते थे। तुरंत ही कोला और अन्य लोग एक एक करके आगे बढ़े और फायर डांस को रोक दिया।
वाह, तो फिर आप लोग अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अनस्टेबल डेवास्टेशन को बेहद खुशी हुई। उसने ये फैंग की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। समय आने पर वह अपने किए को नकार सकता था। ये फैंग, तुम नीच छोटे आदमी। हमने तुम्हारी इतनी मदद की है, फिर भी अंत में तुम हमें मारना चाहते हो। तुम सरासर अमानव हो। फायर डांस के पूर्व साथी क्रोधित होकर कोसने लगे। वे सब एक के बाद एक ये फैंग पर टूट पड़े, उसे तलवारों से काटकर जान से मारने के इरादे से। शी फैंग ने उनकी हरकतों पर तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। 20 से अधिक हाथापाई और जादूगर वर्ग के खिलाड़ियों को अपनी ओर हमला करते देख शी फैंग ने केवल हल्के से आगाध तलवार लहराई। गरजती हुई चमक, 20 से अधिक खिलाड़ियों के शरीरों पर पलक झपकते ही 3 बिजली की चिंगारियां फैल गईं। सभी के सिर के ऊपर -500 से लेकर -1000 से अधिक तक की क्षति दिखाई दी, जिससे सभी की तुरंत मृत्यु हो गई। इसी बीच शी फैंग के सिर के ऊपर लगा हरा प्रिज्म माकर पल भर में खूनी लाल रंग का हो गया, जिससे दूसरों को एक भयावह अनुभूति हुई। बड़े भाई, ये फैंग, नेता, फायर डांस और बाकी लोग तुरंत घबरा गए। अगर कोई खिलाड़ी कस्बे में दूसरे खिलाड़ियों को जानबूझकर मारता तो गार्ड उसका तब तक पीछा करते जब तक वह मर न जाए। इसके अलावा अगर वह खिलाड़ी दोबारा जिंदा हो जाता तो गार्ड उसे जेल में डाल देते। शी फैंग के लाल नाम की तीव्रता को देखते हुए लगता है कि मरने के बाद उसके कम से कम 3 लेवल गिर जाएंगे, शायद 4 भी। हा, ये फैंग का नाम आखिरकार लाल हो गया। कस्बे की सुरक्षा के बिना हम तुम्हें यहाँ बिना किसी परिणाम के मार सकते हैं और तुम्हारे सारे सामान छीन सकते हैं। अनस्टेबल डेवास्टेशन पागलों की तरह हंसते हुए बोला, बाकी सब लोग उसे पकड़ो। जो भी ये फैन को मार गिराएगा, मैं उसे तुरंत एक कुलीन टीम का नेता बना दूंगा। हालांकि अनस्टेबल डेवास्टेशन के अपने शब्द समाप्त करने के तुरंत बाद उसके पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्या आयरनस्वॉर्ड लान ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? साइलेंट स्टेप्स का उपयोग करने के बाद अनस्टेबल डेवास्टेशन के पीछे प्रकट होते हुए शी फैंग ने ठंडे स्वर में पूछा। ये फैंग ने इससे पहले एक ही चाल में 20 से अधिक खिलाड़ियों को मार गिराया था। उसके द्वारा पहुंचाया गया -1000 अंकों से अधिक का भयावह नुकसान देखकर आसपास के सभी दर्शक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे, और अब ये फैंग अनस्टेबल डेवास्टेशन के ठीक पीछे प्रकट हो गया था। अनस्टेबल डेवास्टेशन सदमे और गुस्से दोनों से भरा हुआ था। वास्तव में उसे नहीं पता था कि आयरनस्वॉर्ड लान की मृत्यु कैसे हुई। हालांकि वर्तमान ये फैंग उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये फैंग की शक्ति उसके पिछले अनुमानों से कहीं अधिक थी। यदि अभी ये फैंग उस पर हमला करता तो वह निस्संदेह मर जाता। अनस्टेबल डेवास्टेशन ने लगभग सहज ही अपनी जीवन रक्षक क्षमताओं में से एक का प्रयोग किया। वह बेरोक टोक आगे बढ़ा और फिर हवा में ऊंची छलांग लगाए। वह इस समय सभी प्रतिबंधों से मुक्त था और जब तक वह नीचे उतरा तब तक वह अपने मूल स्थान से 20 गज दूर जा चुका था। अनस्टेबल डेवास्टेशन की प्रतिक्रिया देखकर शी फैंग ने बस मुस्कुरा दिया। उसकी वर्तमान प्रतिक्रिया गति और शक्तिशाली गुणों के साथ अनस्टेबल डेवास्टेशन को नष्ट करना बेहद आसान होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो अनस्टेबल डेवास्टेशन के पास पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं था। हालांकि चूंकि अनस्टेबल डेवास्टेशन ने उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत की, इसलिए मार्शल यूनियन के खिलाड़ी को नरक में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना पड़ा। अगर वह अनस्टेबल डेवास्टेशन को यूं ही मरने देता तो ये बहुत ही अच्छा अंत होता। वह चाहता था कि अनस्टेबल डेवास्टेशन पूर्ण शक्ति के सामने निराशा का अनुभव करे और फिर मर जाए। शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स, उसे रोको। एलिमेंटलिस्ट्स, आइस फेयर्स का इस्तेमाल करो। सभी हमलों को केंद्रित करो और उसे खत्म करो। अनस्टेबल डेवास्टेशन के जमीन पर उतरने से पहले ही उसने शांत भाव से आदेश दिए। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए शील्ड वॉरियर्स और बरसेर्कर्स ने तुरंत शी फैंग पर चार्ज का इस्तेमाल किया। ये देखकर कि 10 से अधिक योद्धा शी फैंग की ओर दौड़े और उसे अचेत करने ही वाले थे। शी फैंग अचानक उछल पड़ा और जैसे ही वह नीचे उतरा, एबिसल ब्लेड अपने साथ गरज और बिजली की शक्ति लेकर आया। बूम! बिजली और आग की एक लहर ने सभी योद्धाओं को निगल लिया। यहां तक कि उच्चतम स्तर का शील्ड वॉरियर भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और शी फैंग के थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन से पहले शील्ड वॉल को सक्रिय नहीं कर सका। शील्ड वॉरियर को -1700 से अधिक का घातक आघात लगा और वह तुरंत मर गया। हालांकि -800 से अधिक का एक सामान्य आघात भी 9वें स्तर के शील्ड वॉरियर के एचपी को बुरी तरह से कम करने के लिए पर्याप्त था। उन बरसेर्कर्स की तो बात ही छोड़िए जिनके एचपी और डिफेंस कम थे। वे सभी पलक झपकते ही मर गए और अपने पीछे उपकरणों का ढेर छोड़ गए। बचे हुए सभी योद्धा लेवल 8 के शील्ड वॉरियर्स थे। वे सौभाग्यशाली थे जो गंभीर हमले से बच गए।
हालांकि जीवित रहने के बावजूद वे 4 सेकंड के लिए बेहोश हो गए। जब मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों ने ये दृश्य देखा तो वे सभी सदमे में आ गए। पहले जब शी फैंग ने 5वीं से 6ठी कक्षा के अपन खिलाड़ियों को पल भर में मार गिराया था तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिन खिलाड़ियों को उसने अभी अभी मारा था वे कोई आम लोग नहीं थे। वे सभी मार्शल यूनियन के 8वीं या 9वीं कक्षा के कुलीन सैनिक थे। हीलर, जल्दी से उनका इलाज करो। दूर से हमला करने वाले खिलाड़ी, अपनी पूरी ताकत से हमला करो। अब जाकर अनस्टेबल डेवस्टेशन को शि फैंग की ताकत का एहसास हुआ। उसकी राक्षस जैसी आक्रमण शक्ति एक ऐसे शील्ड वॉरियर को भी पल भर में मार सकती थी जिसकी रक्षा सभी वर्गों में सबसे अधिक थी। वहां मौजूद कोई भी उसके हमलों से बचाव नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उनके पास संख्या का लाभ था। वे शि फैंग को थकाकर मार सकते थे। कई बार हीलिंग करने पर शील्ड वॉरियर का एचपी आधा हो गया, तभी शि फैंग ने एक और वार किया। शील्ड वॉरियर के सिर के ऊपर -700 से अधिक अंकों का भारी नुकसान दिखाई दिया। उसका एचपी घटकर 0 हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद शि फैंग ने अपनी तलवार के हर वार से बचे हुए शील्ड वॉरियर्स की जान ले ली। भले ही शील्ड वॉरियर्स के पास भारी कवच का बचाव और निष्क्रिय कौशल थे जो उन्हें होने वाले नुकसान को कम करते थे, शि फैंग के हर साधारण हमले से उन्हें लगभग -300 का नुकसान हुआ। हीलर शील्ड वॉरियर्स के एचपी को बिल्कुल भी बनाए नहीं रख सके। भारी कवच के बिना बरसेरकर्स की बात करें तो तलवार के एक ही वार से उन्हें -400 से अधिक का नुकसान हुआ। देखते ही देखते बचे हुए शील्ड वॉरियर्स जमीन पर गिर पड़े। इसी क्षण गार्जियन नाइट्स ने प्रोटेक्शन ब्लेसिंग को सक्रिय करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इसी बीच उनके पीछे मौजूद जादूगरों ने लगातार जादू की बौछारें मारी। शि फैंग की ओर एक के बाद एक आग के गोले और बर्फ के गोले आने लगे। शि फैंग ने पवन चरणों का प्रयोग करते हुए आधे से अधिक दूर से किए गए हमलों से खुद को बचा लिया। इसके तुरंत बाद उसने अस्थिर विनाश का सहारा लिया। हालांकि शि फैंग ने आधे से अधिक मंत्रों को चकमा दे दिया, फिर भी कभी कभार कुछ मंत्र उसे लग ही गए। हालांकि इन मंत्रों से हुए नुकसान ने पीछे की पंक्ति में मौजूद जादूगरों को लगभग चकाचौंध कर दिया। यहां तक कि लेवल 9 के एलिमेंटलिस्ट पर हमला करते समय भी फ्लेम एक्सप्लोजन और ग्रेट फायरबॉल जैसी स्किल्स 100 से अधिक डैमेज पहुंचा सकती थीं। हालांकि इनमें से किसी ने भी शि फैंग को 20 से अधिक डैमेज नहीं पहुंचाया था। सबसे अधिक डैमेज केवल -15 पॉइंट्स था, जबकि अधिकांश स्पेल केवल सिंगल डिजिट में ही डैमेज पहुंचाते थे। 1500 से अधिक एचपी वाले शि फैंग के लिए ये स्पेल बस मामूली थे। शि फैंग की ऑटोमेटिक रिकवरी से ही हर 5 सेकंड में 30 एचपी रिजेनरेट हो जाती थी। इससे ये संकेत मिलता है कि अगर शि फैंग पर किसी सामान्य लेवल 7 या 8 एलिमेंटलिस्ट द्वारा बर्फ और आग के मैजिक अटैक भी किए जाएं, तो भी वह नहीं मरेगा, चाहे वह कुछ भी करे। शि फैंग का वर्तमान स्तर 13 था और इन जादूगरों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। शि फैंग के पास अग्नि और हिम दोनों प्रकार के हमलों के प्रति 20-20 अंक का प्रतिरोध भी था। 4 या उससे अधिक स्तरों के प्रतिरोध के बिना भी शि फैंग को होने वाला नुकसान 40 अंकों से अधिक नहीं हो सकता था। मार्शल यूनियन की तरफ कई जादूगर थे, हालांकि उनका नुकसान इतना कम था कि उसे देखकर दुख होता था। शि फैंग के पीछे खड़े होकर ड्राउजी स्लॉथ और वायलेट क्लाउड ने बस एक हील का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही शि फैंग का एचपी पूरी तरह से ठीक हो गया। अपने ऊपर हमला करने वाले हाथापाई करने वाले योद्धाओं की एक और लहर का सामना करते हुए शि फैंग ने डार्क वायलेट डांस को सक्रिय किया और 12 गज के शंकु के आकार का हमला किया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए शि फैंग ने तुरंत गार्जियन नाइट्स को घेर लिया और एक भयंकर शेर की तरह उसने अन्य हाथापाई करने वाले योद्धाओं पर झपट्टा मारा। इससे पहले कि तलवारबाज पेरी का इस्तेमाल कर पाता, शि फैंग की तलवार ने उसे हवा में उछाल दिया। तलवारबाज की हवा में ही मौत हो गई और शरीर गायब होते ही उसके हाथ से एक उपकरण गिर गया। शि फैंग के लिए इन तलवारबाजों और हत्यारों के उसे रोकने के प्रयास व्यर्थ थे। एक ही अर्थ स्प्लिटर से 10 से अधिक खिलाड़ी मारे गए। शि फैंग के सभी हमले एक ही वार में मार डालने वाले थे। 100 से अधिक शक्ति अंकों के साथ वह अपने खाली हाथों से एक साधारण हथियार को 2 हिस्सों में तोड़ सकता था। वर्तमान शि फैंग, जिसके प्रत्येक हाथ में एबिसल ब्लेड और सिल्वर लेक थी, किसी भी हथियार के एक साधारण वार से ही हत्यारे और तलवारबाज आसानी से हवा में उड़ सकते थे और उनके हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धीमी प्रतिक्रिया दी और शि फैंग के हमलों को रोकने में विफल रहे, वे एक ही वार में मारे गए। न केवल उनके रक्षात्मक उपकरणों की मजबूती बहुत कम हो गई, बल्कि वे एक स्तर नीचे गिर गए और एक उपकरण भी खो दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, अभी भी विनाशकारी प्रभाव बाकी था।
पीछे मौजूद खिलाड़ी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी लगभग आधी एचपी खत्म हो गई और अगले ही पल बची हुई आधी एचपी भी गायब हो गई। परिणामस्वरूप खिलाड़ियों का एक समूह रहस्यमय मौत के बाद जमीन पर मृत पड़ा था। महज 5 सेकंड के भीतर मार्शल यूनियन ने 1 दर्जन से अधिक कुलीन सदस्यों और कई दर्जन औसत सदस्यों को खो दिया। शी फैंग मृत्यु के देवता के समान था जिसे देखकर लोगों के दिल कांप उठते थे। वहीं अनस्टेबल डेवस्टेशन उस भयानक मृत्यु के देवता से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था। शी फैंग की ठंडी निगाहें अनस्टेबल डेवस्टेशन पर पड़ी और उससे निकलने वाली शक्ति ने आसपास के मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों को कपकपा दिया। शी फैंग की ठंडी आंखों में देखते ही वे अनजाने में पीछे हट गए। सब लोग, मेरे लिए उसे ब्लॉक कर दो। इतने सारे मंत्रों की बौछार और चारों ओर से इतने सारे खिलाड़ियों द्वारा घिरे होने के बावजूद शी फैंग कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, अपने पीछे तबाही मचाता हुआ। अनस्टेबल डेवस्टेशन को पहली बार इतना गहरा भय महसूस हुआ था। अनस्टेबल डेवस्टेशन के लिए शी फैंग अब कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक शैतान था। शी फैंग के चारों ओर एक स्पष्ट हत्यारा इरादा भी मंडरा रहा था। हालांकि अनस्टेबल डेवस्टेशन जानता था कि यह सिर्फ एक खेल है, आभासी वास्तविकता के यथार्थवादी प्रभावों के कारण वह ये भूल गया था कि यह सिर्फ एक आभासी दुनिया है। वह ये भी भूल गया था कि मार्शल यूनियन के कितने कुलीन सैनिक मारे गए थे और मार्शल यूनियन को कितना भारी नुकसान हुआ था। अनस्टेबल डेवस्टेशन को बस इतना पता था कि वह बेहद खतरनाक स्थिति में है। अगर वह तुरंत वहां से नहीं भागा तो उसकी मौत निश्चित थी। तुरंत ही अनस्टेबल डेवस्टेशन ने स्पीड स्क्रॉल को सक्रिय किया। फिर वह मुड़ा और भाग गया। अनस्टेबल डेवस्टेशन के भागने के प्रयास पर शी फैंग ने बस मुस्कुरा दिया। एक ही पवन ब्लेड से उसकी तलवार अनस्टेबल डेवस्टेशन की पीठ में जा घुसी। अनस्टेबल डेवस्टेशन घूम उठा और शी फैंग को रोकने के प्रयास में अपने धनुष से एक तीर चलाया। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि शी फैंग वास्तव में बहुत भयानक था। शी फैंग की गहरे काले रंग की अगाध तलवार ने तीर को आसानी से 2 भागों में बांट दिया और पलक झपकते ही शी फैंग उसके सामने आ गया। एक चांदी जैसी चमक उसके दिल को भेद गई और तुरंत बाद एक और काली चमक उसकी गर्दन पर फैल गई। अपने एचपी को तेजी से घटने से रोकने में असमर्थ उसका एचपी पल भर में शून्य हो गया। मृत्यु तक भी अनस्टेबल डेवस्टेशन के चेहरे पर विस्मित भाव थे। मार्शल यूनियन के अन्य सदस्य भी ये देखकर स्तब्ध रह गए। अनस्टेबल डेवस्टेशन मार्शल यूनियन के प्रमुख सरदारों में से एक था। वह 9वें स्तर का रेंजर भी था। फिर भी ये फैंग का सामना करते हुए उसके पास पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं थी। आखिर ये फैंग कितना शक्तिशाली था? अनस्टेबल डेवस्टेशन की मृत्यु के बाद शी फैंग ने देखा कि एक सीक्रेट सिल्वर एंड का धनुष नीचे गिर गया है। उसने लापरवाही से धनुष उठाया और उसे अपने थैले में रख लिया। फिर उसने मार्शल यूनियन के अन्य सदस्यों की ओर देखा। हालांकि शी फैंग ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल उन्हें एक नज़र से देखा, लेकिन उनकी शक्ति पहले ही उनके दिमाग में गहराई से अंकित हो चुकी थी। मार्शल यूनियन के सभी सदस्य अनजाने में ही अपनी कार्रवाई रोककर पीछे हट गए। शी फैंग को देखते हुए उन सभी के चेहरे पर भय के भाव प्रकट हुए। शहर के पहरेदार अभी तक क्यों नहीं पहुंचे थे? यह विचार अचानक उनके मन में आया। उन्हें लगा कि केवल पहरेदार ही उन्हें शी फैंग के हमलों से बचा सकते हैं। हालांकि शी फैंग के हमले शुरू करने से लेकर अनस्टेबल डेवस्टेशन की मृत्यु तक केवल 8 या 9 सेकंड का ही समय बीता था। अगर कस्बे के पहरेदार जल्दी से भी पहुंचते तो भी उन्हें पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगते। मार्शल यूनियन के उन सदस्यों के सामने जो हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, शी फैंग ने उन पर बस एक नज़र डाली। उसने उन पर झपट्टा नहीं मारा। उसकी अधिकांश क्षमताओं का कूलडाउन लगभग समाप्त हो चुका था। हालांकि अगर वह अपना हमला जारी रखता तो मार्शल यूनियन के एक बड़े हिस्से को मार गिरा सकता था, लेकिन उसे अपनी और अपने साथियों की जान की कीमत चुकानी पड़ती और वह ऐसा अंत नहीं देखना चाहता था। इसी बीच शी फैंग की हरकतों ने आसपास मौजूद कई दर्शकों को अवाक कर दिया था। शी फैंग की एक ही नज़र मार्शल यूनियन के सैकड़ों खिलाड़ियों को पत्थर में तब्दील करने के लिए काफ़ी थी। ये शक्ति वाकई बेहद भयावह थी। आखिर ये आदमी कौन है? क्या वह भगवान के समान विशेषज्ञ है? वहां मौजूद खिलाड़ी शी फैंग को देखकर उत्सुक और अचंभित दोनों थे। उसने अकेले ही सैकड़ों खिलाड़ियों का सामना किया और बिना कोई चोट खाए दर्जनों खिलाड़ियों को मार गिराया। यहां तक कि भगवान के स्तर का विशेषज्ञ भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद अंततः कस्बे के रक्षक आ गए। रक्षक आ गए, हम बच गए। चांदी के भारी कवच पहने दर्जनों गार्डों को तेजी से आते देख मार्शल यूनियन के सदस्यों ने राहत की सांस ली। इस समय हजारों खिलाड़ी रेड लीफ टाउन के फव्वारा चौक के चारों ओर जमा हो गए थे।
ईश्वर के क्षेत्र में नए खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि के कारण रेड लीफ टाउन आसपास के कुछ कस्बों में सबसे समृद्ध कस्बा बन गया था। रेड लीफ टाउन में खिलाड़ियों की संख्या लगभग 20,000 तक पहुंच चुकी थी। इसलिए मार्शल यूनियन द्वारा अचानक कस्बे के फव्वारे वाले चौक से सभी खिलाड़ियों को भगा देने का दृश्य स्वाभाविक रूप से अन्य खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करेगा। इस गड़बड़ी को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी। ये केवल स्वतंत्र खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि अन्य बड़े गिल्डों ने भी मार्शल यूनियन की गतिविधियों की जांच करने के लिए अपने खिलाड़ियों को भेजा था। जब ये सभी खिलाड़ी वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मार्शल यूनियन इस समय एक स्वतंत्र खिलाड़ी के खिलाफ बदला लेने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, वे ये सब रेड लीफ टाउन के ठीक बीचों बीच कर रहे थे। लेकिन रेड लीफ टाउन में खिलाड़ियों की सुरक्षा का एक खास इंतजाम था। अगर वे यहां लड़ाई शुरू करते तो कस्बे के रक्षक जरूर आ जाते। वे न सिर्फ लाल रंग के खिलाड़ियों को मौके पर ही मार देते, बल्कि उन्हें होश में आने पर जेल में भी डाल देते। किसी भी नजरिए से देखें, कस्बे में किसी को मारना नासमझी थी। दोनों पक्षों को ही नुकसान उठाना पड़ता। खेल के इस चरण में चाहे किसी के पास कितने भी खिलाड़ी क्यों न हो, वे फिर भी शहर के रक्षकों को उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हर खिलाड़ी को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि ये रक्षक कितने शक्तिशाली थे। चूंकि ये गार्ड आमतौर पर शहर के आसपास गश्त करते हैं, इसलिए खिलाड़ी आसानी से उनमें से किसी एक को ढूंढ सकते हैं और उनके आंकड़े देख सकते हैं। सामान्य गार्ड अकेले ही लेवल 60 के थे, जबकि गार्ड कप्तान लेवल 80 का एलीट था। चाहे कितने भी खिलाड़ी उनके सामने खड़े हों, कोई भी प्रतिरोध नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो गॉड्स डोमेन में मौजूद खिलाड़ियों के पास शहर के गार्डों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोई क्षमता नहीं थी। हालांकि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई सचमुच कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, कार्रवाई करने वाला वह स्वतंत्र खिलाड़ी था। शुरू में तो सभी को यही लगता था कि स्वतंत्र खिलाड़ी की मौत निश्चित है। इसके बावजूद परिणाम सभी की उम्मीदों से कहीं बढ़कर थे। एक अकेले व्यक्ति ने मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों का सफाया कर दिया, जिससे उनमें खौफ पैदा हो गया। ये कारनामा अविश्वसनीय था। दुर्भाग्यवश भले ही वह स्वतंत्र खिलाड़ी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कस्बे के पहरेदारों के हाथों ही मारा जाएगा। उन्हें कस्बे के बीचों बीच लड़ाई शुरू करने का आदेश किसने दिया था? मौके पर पहुंचे शहर के पहरेदारों ने फव्वारे के चौक को घेर लिया और इस उपद्रव में शामिल सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। बड़े भाई ये फैंग, मुझे माफ कर दीजिए। इस झमेले में आपको घसीटने की गलती मेरी ही है, फायर डांस ने माफी मांगते हुए कहा और पास आ गई। लाल रंग की तीव्रता के कारण शी फैंग का नाम काला पड़ने लगा था। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। अपने पुराने साथियों समेत शी फैंग ने इस लड़ाई में 100 से अधिक खिलाड़ियों को मार डाला था। इस अपराध मूल्य के साथ अगर शी फैंग की मृत्यु हो जाती तो वह कम से कम 7 स्तर नीचे गिर जाता। इसी बीच शहर के रक्षकों ने उन्हें घेर लिया था। रक्षक सभी लाल खिलाड़ियों को मार डालेंगे, जिससे शी फैंग के पास भागने का कोई मौका नहीं बचेगा। यह अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था। गार्डों द्वारा मारे जाने के बाद शी फैंग जेल में तुरंत पुनर्जीवित हो जाएगा और उसका अपराध मूल्य उसकी कैद की अवधि निर्धारित करेगा। शी फैंग के अपराध मूल्य के अनुसार उसे अपना अपराध मूल्य कम करने से पहले लगभग 1 सप्ताह तक जेल में बंद रहना होगा। मार्शल यूनियन के खिलाड़ी उपहास भरे भावों से शी फैंग को देख रहे थे। हालांकि उन्हें भी दंड मिलेगा, लेकिन शी फैंग की तुलना में उनका दंड बहुत कम होगा। आराम करो, शी फैंग हंसते हुए बोला। कोला और बाकी सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। वॉलेट क्लाउड के चेहरे पर तो यह मुस्कान और भी ज्यादा थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था। मार्शल यूनियन ने ही पिछली घटना को अंजाम दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतिहास खुद को दोहराएगा। शी फैंग के साथियों की प्रतिक्रियाओं ने फायर डांस और वाटर बफेलो को भ्रमित कर दिया। टीम के साथी होने के नाते कोला और बाकी लोग शी फैंग के लिए जरा भी चिंतित क्यों नहीं थे। बड़ी बहन फायर डांस, आपको आराम करना चाहिए। हमारी नेता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वायलेट क्लाउड हंसते हुए बोली। वायलेट क्लाउड के बोलते ही चांदी जैसे भूरे रंग के भारी कवच पहने एक गार्ड आगे बढ़ा। आदरणीय दानव शिकारी स्वामी, हम फिर से मिल रहे हैं। इस बार मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गार्ड कप्तान ने मुस्कुराते हुए शी फैंग का आदरपूर्वक अभिवादन किया। पिछली मुलाकात की तुलना में शी फैंग की प्रतिष्ठा अब काफी बढ़ चुकी थी। इसलिए गार्ड कप्तान ने शी फैंग से और भी अधिक सम्मानपूर्वक बात की। हालांकि शी फैंग और उसके साथियों को लगा कि गार्ड कैप्टन की हरकतें स्वाभाविक ही थीं, लेकिन इस दृश्य ने बाकी दर्शकों को चौंका दिया। मार्शल यूनियन के सदस्यों के लिए तो ये बात और भी सच थी। वे सदमे से आंखें फाड़ बैठे।
शी फैंग स्पष्ट रूप से एक खूंखार हत्यारा था, फिर भी गार्ड कैप्टन ने उसे तुरंत मारने के बजाय इतने सम्मान से उससे बात की। आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है? क्या वह व्यक्ति ये फैंग नहीं है? मुझे वो याद है। पिछली बार उसने मार्शल यूनियन के सदस्यों को गार्डों के सामने ही मार डाला था। आखिर में उसे बस थोड़ी सी रकम देकर छोड़ दिया गया। उस समय तो मैं दंग रह गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर कोई खिलाड़ी रईस बन जाता है तो उसे विशेष अधिकार मिल जाते हैं। चाहे वो गार्डों के सामने ही खिलाड़ियों को मार डाले, उसे किसी तरह की सजा नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा उसे बस थोड़ा सा मुआवजा देना पड़ता। मार्शल यूनियन इस बार इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठी? वे अब भी रेड लीफ टाउन के अंदर ये फैंग के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि ये फैंग रेड लीफ टाउन का रईस है? वे कितने मूर्ख हो सकते हैं? शायद आपको ये पता न हो, लेकिन रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन बदल चुकी है। पुराने सदस्य बहुत पहले ही गिल्ड छोड़ चुके हैं और अनस्टेबल डेवस्टेशन नया नेता है। फिलहाल मार्शल यूनियन के सभी सदस्य दूसरे शहरों से बुलाए गए खिलाड़ी हैं। इनमें से अधिकांश नए हैं, इसलिए उन्हें इस मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। पिछली घटना से वाकिफ कुछ खिलाड़ी हंसते हुए बस अपना सिर हिला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मार्शल यूनियन एक गिल्ड के तौर पर सचमुच उद्धार से परे है। कम से कम ये फैंग से निपटने की कोशिश करने से पहले उन्हें उसके बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। दूसरों के कहने के बावजूद ये फैंग उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक था जिसने डार्कमून ग्रेवयार्ड के हिल मोड को पार कर लिया था। इन जानकार खिलाड़ियों से स्पष्टीकरण सुनकर मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों के चेहरे गंभीर हो गए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि शी फैंग इतना शांत क्यों था। हालांकि अब जब मामला इस मुकाम पर पहुंच गया था तो वे केवल अनिच्छा से भरी निगाहों से उसे घूर सकते थे। आदरणीय लॉर्ड गार्ड कैप्टन, ये पहली बार नहीं है जब मार्शल यूनियन के इन लोगों ने मुझे शहर में उकसाया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई उपाय है? शी फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदरणीय दानव शिकारी स्वामी, चूंकि मार्शल यूनियन नामक इस गिल्ड का अतीत में अपराधों का इतिहास रहा है, इसलिए स्वामी जी की उच्च प्रतिष्ठा के कारण आप अपने अधिकार का प्रयोग करके इस गिल्ड को रेड लीफ टाउन से खदेड़ सकते हैं। हालांकि इस अधिकार का उपयोग करने के लिए आपको प्रतिष्ठा की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। स्वामी जी क्या निर्णय लेंगे? गार्ड कैप्टन ने कहा। शुरू में शी फैंग ने केवल पूछताछ की। आखिरकार एक निश्चित सामाजिक प्रतिष्ठा के बिना वह इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दानव शिकारी की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी ऊंची होगी। इसलिए उसने पूछा, मुझे कितना भुगतान करना होगा? चूंकि मार्शल यूनियन के पास रेड लीफ टाउन में कोई भी कुलीन सदस्य नहीं है, इसलिए मेरे स्वामी को केवल 100 रेड लीफ टाउन प्रतिष्ठा अंक देने होंगे, गार्ड कप्तान ने कहा। मैं समझ गया। शी फैंग के पास इस समय केवल 130 रेड लीफ टाउन प्रतिष्ठा अंक थे। हालांकि एहतियात के तौर पर 100 अंक खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पास वैसे भी दानव शिकारी की उपाधि थी, वह जहां भी जाता एक कुलीन ही कहलाता और प्रतिष्ठा अंकों की इतनी कम मात्रा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैं इस अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूं। सिस्टम, आपने अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया है। रेड लीफ टाउन में आपकी प्रतिष्ठा 100 अंक कम हो गई है। रेड लीफ टाउन मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों को निर्वासित कर देगा। जैसा आप चाहें आदरणीय लॉर्ड डेमन हंटर। तुरंत ही गार्ड कप्तान ने अपने अधीनस्थों को निष्कासन का आदेश दे दिया। हालांकि मार्शल यूनियन के जो भी सदस्य वर्तमान में फाउंटेन प्लाजा में मौजूद थे, उन्हें रेड लीफ टाउन से निकाले जाने से पहले 3 घंटे जेल में बिताना होगा। मार्शल यूनियन के अन्य सदस्यों को गार्ड तुरंत शहर से बाहर निकाल देंगे और जो भी विरोध करेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। इसी बीच रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन के सभी सदस्यों को निर्वासन का नोटिस मिला। इस नोटिस ने उन सभी को स्तब्ध कर दिया और यहां तक कि अनस्टेबल डेवस्टेशन, जो अभी क्रोध से भरा हुआ पुनर्जीवित हुआ था, भी अवाक रह गया। उन्होंने 5 अलग अलग कस्बों में मार्शल यूनियन विकसित करने की अपनी योजना को पहले ही छोड़ दिया था और बड़ी मुश्किलों के बाद वे बड़ी मुश्किल से रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन की नींव मजबूत कर पाए थे। जैसे ही वे एक उज्ज्वल भविष्य का स्वागत करने वाले थे, उनका वह भविष्य चकनाचूर हो गया। ये कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या? अनस्टेबल डेवस्टेशन की मानसिक स्थिति इस समय पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। सब कुछ इतनी जल्दी घट गया था कि उसे प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। उसने इतनी जनशक्ति, संसाधन और बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया था, फिर भी सब कुछ व्यर्थ हो गया। आखिर ये फैंग कौन था? उसके पास इतना अधिकार क्यों था?
एक रेड प्लेयर के पास किसी शहर से पूरे गिल्ड को निर्वासित करने का अधिकार कैसे हो सकता था? कुछ समय के लिए अनस्टेबल डेवस्टेशन के दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। हालांकि उसने कितना भी दिमाग खपाया, उसे इस मामले से निपटने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह इस तथ्य को भी नहीं बदल सकता था कि उन्हें देश निकाला दिया जा रहा था। वह बस देखता रहा जब गार्ड उसकी ओर बढ़े, उसे रेड लीफ टाउन से बाहर निकालने के इरादे से। हर किसी का अपने वतन से भावनात्मक लगाव होता है। अगर उन्हें अचानक कहीं और जाना पड़े तो थोड़े ही समय में वे नए स्थान के अनुकूल नहीं ढल पाते। औसत खिलाड़ियों के लिए तो यह और भी ज्यादा सच था। वे उस जगह को अचानक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जिससे वे सबसे ज्यादा परिचित थे। इसलिए उन सभी ने तुरंत मार्शल यूनियन छोड़ने का विकल्प चुना। कुछ समय के लिए मार्शल यूनियन के सदस्यों की संख्या तेजी से घटने लगी। निर्वासन शुरू हुए अभी कुछ ही पल बीते थे कि सदस्यों की संख्या 500 से नीचे आ गई थी। बचे हुए सदस्यों में से अधिकांश वे थे जिन्हें अनस्टेबल डेवस्टेशन ने मूल रूप से अन्य शहरों से लाया था। इसलिए उन्होंने तुरंत गिल्ड छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि अब किसी दूसरे शहर जाने से उनकी लेवलिंग की गति पर बहुत बुरा असर पड़ता। परिणामस्वरूप गिल्ड का विकास लंबे समय तक रुका रहता। उन्हें जो नुकसान हुआ वह अतुलनीय था। शहर के पहरेदारों द्वारा मार्शल यूनियन के सदस्यों को निर्वासित करते देख वहां मौजूद खिलाड़ी स्तब्ध रह गए। वे सदमे से अवाक रह गए। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? क्या वह लाल रंग का खिलाड़ी रेड लीफ टाउन का नया मेयर हो सकता है? हालांकि मार्शल यूनियन के भूत भगाने की रस्म की तुलना में अन्य गिल्ड के सदस्य एक अलग मामले में व्यस्त थे। बॉस, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी खबर मिली है। मैंने अभी अभी आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी है उसे देखिए। उपनेता, मुझे एक और ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ मिला है। बड़े भाई, रेड लीफ टाउन में कुछ बड़ा हुआ है। फाउंटेन प्लाजा में किसी ने अकेले ही मार्शल यूनियन के सैकड़ों खिलाड़ियों को पलट दिया है और गार्ड भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सके। विभिन्न बड़े गिल्डों के सदस्यों ने अपने अपने गिल्डों के उच्च अधिकारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उनका इरादा इस अविश्वसनीय घटना की रिपोर्ट करना था ताकि उच्च अधिकारी आगे की कार्रवाई तय कर सकें। शुरू में इन उच्च अधिकारियों ने रिपोर्टों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। हालांकि अकाट्य सबूत देखने के बाद वे सभी बेहद हैरान रह गए। क्या कोई एक खिलाड़ी इतना शक्तिशाली हो सकता है? शी फैंग ने एक ही वार में 9वें स्तर के ढाल योद्धा को मार गिराया था। इतना ही नहीं, वे इस ढाल योद्धा से अच्छी तरह परिचित थे। वह शीत पर्वतीय योद्धा था जो मार्शल यूनियन की कुलीन टीम का मुख्य योद्धा था और वह रहस्यमय लौह उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित था। फिर भी वह एक ही वार में मारा गया। जुवानजी, ध्यान से सुनो। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। मैं अभी जल्दी से वहां जा रहा हूं। इतने उच्च कोटि के विशेषज्ञ का स्वतंत्र रूप से खेलना, हमें उसे अपनी टीम में शामिल करना ही होगा। याद रखना, उसे बिल्कुल भी उकसाना नहीं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तीसरे दर्जे के गिल्ड हेवन क्राउन के उपनेता अनडिफीटेड वुल्फ ने सख्ती से कहा। बॉस, आप निश्चिंत रहें, मैं उस पर नजर रखूंगा। मैं उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। इस समय विभिन्न बड़े गिल्डों के उच्च अधिकारियों ने एक समान निर्णय लिया था, किसी भी कीमत पर शी फैंग को अपने गिल्ड में भर्ती करना। शी फैंग जैसे महान विशेषज्ञ का मूल्यांकन अब सामान्य मापदंड से नहीं किया जा सकता था। वह एक ऐसे सामरिक विशेषज्ञ थे जो अकेले ही टीम युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। यदि वे उन्हें भर्ती कर लेते, चाहे टीम डंगॉन हो या फील्ड बॉस से मुकाबला, उनकी भूमिका निर्णायक होती। गार्ड कप्तान के आदरपूर्वक चले जाने के बाद फायर डांस को आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी नई टीम के साथी शी फैंग के लिए जरा भी चिंतित क्यों नहीं थे। हालांकि अब उसके मन में और भी कई सवाल उठने लगे। आखिर शी फैंग कौन था? किनारे खड़े वाटर बफेलो ने आखिरकार अपना लटका हुआ मुंह बंद कर लिया। वर्चुअल रियलिटी गेम्स में एक कहावत प्रचलित है, किसी टीम की सफलता उसके लीडर पर निर्भर करती है। अभी तो गार्ड कप्तान भी शी फैंग का इतना सम्मान कर रहा था। शी फैंग जैसे टीम लीडर के साथ वो उन्हें कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ईश्वर के क्षेत्र में शी फैंग जैसे गेमिंग विशेषज्ञ निश्चित रूप से बेहद लोकप्रिय थे। शी फैंग के एक इशारे पर ही अनगिनत बड़े गिल्ड उन्हें अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए मोटी रकम देने को तैयार हो जाते थे, यहां तक कि उच्च कोटि के गिल्ड भी अपवाद नहीं थे। वाटर बफेलो ने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग अपनी खुद की टीम बना लेंगे। वहीं इस टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ी दूसरों के लिए ईर्ष्या का पात्र बन जाते थे। पहले वाटर बफेलो की स्वेच्छा से शी फैंग की टीम में शामिल होने का मुख्य कारण फायर डांस पर उसका भरोसा था। वहीं फायर डांस खुद भी लगभग एक माहिर थी।
वाटर बफेलो का अपना हीरो बनने का सपना था और वह फायर डांस से विभिन्न तकनीकें सीखने के लिए ही उसकी टीम में शामिल हुआ था। शुरू से ही ये पहली बार था जब वाटर बफेलो ने शी फैंग की टीम में शामिल होने को लेकर वास्तव में खुद को भाग्यशाली महसूस किया। हालांकि ये शी फैंग की भयानक आक्रमण शक्ति के कारण नहीं था, बल्कि ये युद्ध के दौरान शी फैंग द्वारा प्रदर्शित तकनीकों के कारण था। चाहे वह चकमा देना हो, आक्रमण के कोण हो, समय का सही इस्तेमाल हो या आसपास के भूभाग की सटीक समझ हो, शी फैंग इन सभी पहलुओं में बेहद निपुण थे। अन्यथा शी फैंग मार्शल यूनियन को मूर्ख नहीं बना पाते। इसके अलावा शी फैंग एक नेक इंसान था। क्षमता के मामले में शी फैंग वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में शीर्ष पर था। अगर वाटर बफेलो अपने इस नए टीम लीडर से थोड़ा सा भी सीख ले तो उसे एक सामान्य विशेषज्ञ बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वह शी फैंग के मार्गदर्शन का पालन करे तो शायद वह शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की दुनिया में भी कदम रख सके। उफ, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। चलिए आगे की चर्चा करने से पहले किसी कम भीड़ वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। शी फैंग ने अपने आसपास का जायजा लिया और पाया कि लगभग 300-400 खिलाड़ी उत्सुकता से उसे घूर रहे थे। यह उसकी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। कोला और बाकी लोगों ने सिर हिलाया, वे भी अब अनगिनत घूरती निगाहों को सहन नहीं कर सकते थे। ये सभी निगाहें उन स्वतंत्र खिलाड़ियों की थीं जो उनकी टीम में शामिल होना चाहते थे। इनमें से कई खिलाड़ी लेवल 7 या 8 पर थे। यहाँ तक कि कुछ धनी खिलाड़ी भी थे जिन्होंने पावर लेवलिंग के बदले या कुछ मामलों में अपने मिशन में सहायता के बदले हजारों क्रेडिट की पेशकश की। कई खूबसूरत महिला खिलाड़ी भी दौड़कर आईं और दोस्ती का प्रस्ताव रखने लगीं। इससे कई पुरुष खिलाड़ियों में ईर्ष्या जागृत हुई। हालांकि वे शी फैंग की भयंकर आक्रामकता के आगे बेबस थे। शी फैंग किसी प्राचीन नायक की तरह थे। आज के समय में भी शक्तिशाली तकनीकों के धनी पुरुष खूबसूरत महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, और शी फैंग जैसे उच्च कोटि के विशेषज्ञ तो और भी ज्यादा। हालांकि इसी दौरान कुछ और भी आश्चर्यजनक घटित हुआ। रेड लीफ टाउन के विभिन्न बड़े गिल्डों ने शी फैंग से बातचीत करने के लिए उनसे संपर्क करने के अनुरोधों की बाढ़ दी, लेकिन उन्होंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। बहन फायर डांस, आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। यह आपके लिए एक शानदार मौका है। भविष्य में जैसे जैसे लीडर की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, कौन जाने शायद और भी शक्तिशाली सुंदरियां टीम में शामिल हो जाएं। वाटर बफेलो ने धीरे से हंसते हुए फायर डांस को कोहनी मारी। दफा हो जाओ, किसने कहा कि मैं बड़े भाई ये फैंग की प्रेमिका बनना चाहती हूँ? फायर डांस हकलाते हुए बोली और अचानक उसके गालों पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेड लीफ टाउन के बाहर एक पहाड़ी की चोटी पर मार्शल यूनियन के सैकड़ों सदस्य एकत्रित हुए थे। वे केवल पहाड़ी की चोटी से ही रेड लीफ टाउन को देख सकते थे, कस्बे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। घिनौना, घिनौना, वो नीच, ये फैंग, उसकी वजह से मेरी सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने गुस्से से जलते हुए रेड लीफ टाउन को घूर कर देखा। पहले वह शी फैंग को नीचा समझता था। वह शी फैंग को सिर्फ एक घुमंतु विशेषज्ञ मानता था, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। अब जाकर उसे समस्या की जड़ समझ में आई। शी फैंग कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था। जैसा कि साबित हो चुका था, वह तो उनके पूरे गिल्ड को निर्वासित करने में भी सक्षम था। अगर अनस्टेबल डेवस्टेशन को इस बात की जानकारी पहले होती तो वह इतना मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाता। ये फैंग, तुम इस शोहरत का लुत्फ बस कुछ पल के लिए ही उठा पाओगे। बहुत जल्द तुम्हें बर्बाद करने वाला वीडियो आधिकारिक मंचों पर छा जाएगा। जब वो समय आएगा तो हर कोई तुम्हारी निंदा करेगा। हालांकि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतना परेशान कर दूं कि तुम्हारी जान ही निकल जाए तो भी काफी होगा। देखते हैं कि अपनी मिट्टी में मिल चुकी इस बदनामी के साथ तुम अपनी खुद की टीम बना पाते हो या नहीं। बिना टीम के किसी की ताकत सीमित हो जाती है। जब हम व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करेंगे तो मैं तुमसे धीरे धीरे निपटूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मार्शल यूनियन को भी व्हाइट रिवर सिटी से निकाल पाओगे। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो आधिकारिक मंचों पर अपलोड कर दिया और साथ ही अपने अधीनस्थों को इसे बड़ा चढ़ाकर पेश करने का निर्देश दिया। अपनी जान बचाने के लिए शी फैंग ने अपने ही साथियों को मार डाला। देर सवेर शी फैंग का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। फिर भला कौन ऐसे व्यक्ति के साथ टीम बनाने की हिम्मत करेगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेड लीफ टाउन के एक रेस्तरां में शी फैंग आखिरकार उन सभी झंझटों से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया जिन्होंने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। एक निजी कमरे में उसे कोई परेशान नहीं कर सकता था।
कोला और अन्य लोगों के लिए आवश्यक कार्यों पर चर्चा और व्यवस्था करने में 10 मिनट से अधिक समय बिताने के बाद ठीक उसी समय जब वे कार्रवाई करने ही वाले थे, लीडर, जैसा कि उम्मीद थी, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने जवाबी कार्रवाई की है। अभी आधिकारिक मंचों पर एक वीडियो सामने आया है। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि अपनी जान बचाने के लिए आपने स्वेच्छा से अपने साथियों को मार डाला, ये बेहद निंदनीय है। पोस्ट के नीचे कई लोग आपकी बदनामी भी कर रहे हैं, कोला ने कहा। फायर डांस और अन्य लोगों ने भी उस पोस्ट को देखा। ईश्वर के समान दर्जा प्राप्त विशेषज्ञ एक नीच और घृणित व्यक्ति है। सबूत उपलब्ध है। तुरंत ही टीम के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पुराने साथी इतनी बेशर्मी से पेश आएंगे। उन्होंने तो शी-फैंग पर आरोप लगाने के लिए खड़े ही हो गए। उन्हें शी-फैंग से इनाम मिला था, फिर भी उन्होंने ऐसे बयान दिए जैसे उन्होंने मार्शल यूनियन पर हमला सिर्फ शी-फैंग से दोस्ती की वजह से किया हो। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शी-फैंग की निंदा करने की कोशिश की तो उसने उन सबको मार डाला। ऐसा धोखेबाज छोटा आदमी तो विशेषज्ञ कहलाने लायक ही नहीं था। हालांकि शी-फैंग बहुत ताकतवर था और वे तो सिर्फ कमजोर लोग थे, इसलिए न्याय पाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था। वे शी-फैंग की ऑनलाइन निंदा कर सकते थे। इसका प्रमाण उनके पूर्व नेता फायर डांस के शी-फैंग की वर्तमान टीम में शामिल होने में निहित था। यह अकाट्य ठोस प्रमाण था कि शी-फैंग चुनौती नहीं दे सकता था। शी-फैंग मूल रूप से व्हाइट रिवर सिटी में बहुत प्रसिद्ध था। उसने न केवल टीम डंजन के हेल मोड को पार किया था, बल्कि स्नो गॉडेस के साथ उसके स्पष्ट संबंध भी थे, जिससे वह दूसरों के लिए ईर्ष्या का पात्र बन गया था। अब जब उसके बारे में एक घोटाला सामने आया है और पोस्ट पूरी तरह से एक तरफा होने के कारण शी-फैंग सबका निशाना बन गया है। पोस्ट के जवाब में तरह तरह की गालियां लिखी गईं। शी-फैंग के कुछ पूर्व समर्थकों ने भी उसके इस घिनौने व्यवहार पर हैरानी जताई और अपने पहले के गलत फैसलों पर खेद व्यक्त किया। देखते ही देखते ये पोस्ट व्हाइट रिवर सिटी में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला विषय बन गया। इसके व्यूज की संख्या इतनी बढ़ गई कि ब्लैक फ्लेम और हैमर ट्रेडिंग के बीच युद्ध के दौरान की गई पोस्ट को भी इसने पीछे छोड़ दिया। लीडर, चलो अभी जवाबी हमला शुरू करते हैं। कोला अब इस अन्याय को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अनस्टेबल डेवस्टेशन बेहद नीच था। वह शी-फैंग को आमने सामने की लड़ाई में हराने में नाकाम रहा था, इसलिए उसने छुपकर शी-फैंग की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। हालांकि शी-फैंग को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उसे भविष्य में अपना गिल्ड स्थापित करना था। इस मामले से अंधे हो चुके खिलाड़ी ऐसे नेता वाले गिल्ड में कभी शामिल नहीं होंगे। वे अपने गिल्ड का विकास कैसे करेंगे? वे उन बड़े गिल्डों से कैसे मुकाबला करेंगे? हाँ, वाकई बहुत अच्छी बात कही है, सबूत और तर्क दोनों के साथ। मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पोस्ट देखकर शी-फैंग अपनी हंसी नहीं रोक पाया। शी-फैंग ने अपने पिछले जीवन में इस तरह की रणनीति अनगिनत बार देखी थी। इनमें से अस्थिर विनाश ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए 1 दर्जन से अधिक बार ऐसी रणनीति का इस्तेमाल किया था। शी-फैंग को यह मानना ही पड़ा कि यह रणनीति वाकई कारगर थी। लेकिन फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? अस्थिर तबाही पहले जैसी ही थी। अंततः वो मार्शल यूनियन का गिल्ड लीडर नहीं बन सका और खेल के बाद के चरणों में उसकी ताकत आयरनस्वॉर्ड लान से भी कई गुना कमजोर थी। असीम शक्ति के सामने सभी छोटे मोटे हथकंडे व्यर्थ थे। ठीक है, सबको छुट्टी दी जाती है। साइलेंट स्वैम्प जाओ और ब्लैकी और लोनली स्नो से मिलो। साथ ही ये 2 ग्रुप आइसोलेशन स्क्रॉल भी ले लो। शहर के अंदर कोई जगह ढूंढो जहां इनका इस्तेमाल कर सको, फिर शहर छोड़कर साइलेंट स्वैम्प की ओर चल दो। शी-फैंग ने 2 टीआई ग्रुप आइसोलेशन मैजिक स्क्रॉल निकाले और उन्हें फायर डांस और कोला को सौंप दिया। ग्रुप आइसोलेशन स्क्रॉल की मदद से खिलाड़ी स्टील्थ मोड में प्रवेश कर सकते थे और उनकी चलने की गति 10% बढ़ जाती थी। इसका उपयोग केवल गैर लड़ाई की स्थिति में ही किया जा सकता था और यह आधे घंटे तक प्रभावी रहता था। लड़ाई शुरू होते ही स्टील्थ का प्रभाव समाप्त हो जाता था। इस आइटम की मदद से कोला और अन्य लोग निगरानी से बचते हुए आसानी से ब्लैकी से मिल सकते थे। समूह इस तरह से निकल गया। इसी बीच शी-फैंग अकेले ही रेड लीफ टाउन के टाउन हॉल की ओर चल पड़ा। अस्थिर विनाश, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा कि चाहे तुम कितनी भी तरकीबें आजमा लो, असीम शक्ति के सामने सब व्यर्थ है। शी-फैंग ने मुस्कुराते हुए आधिकारिक मंच बंद किया। फिर वह कड़ी सुरक्षा वाले टाउन हॉल में दाखिल हुआ।